अच्छी बात है। वंगफांग ने तुरंत सिर हिलाया, लेकिन फिर उन्होंने पूछा, तो फिर इन लॉज का क्या? उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैंने जवाब दिया, मुझे अभी नहीं पता कि उनका क्या स्टैंस है, और ये भी नहीं पता कि अभी मिलना कन्वीनियंट होगा या नहीं। तभी यूकिनो तांग ने चॉपस्टिक्स नीचे रखी और बोली, कल मैं और साटो वापस जाकर मेरे पेरेंट्स से ठीक से बात करेंगे। ठीक है, वंगफांग ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। जब तुम लोग उनसे मिल लो तब दोनों फैमिलीज के लिए एक समय तय करेंगे, फिर सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। बस अब शादी की बातें बंद करो और खाना खाओ। अचानक पिता केंजी बीच में बोल पड़े, इस लड़के की कुकिंग स्किल सच में काफी इंप्रूव हो गई है। खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही मेरी लेवल तक पहुंच जाएगा। ये सुनकर वांग फेंक ने आंखें घुमा दी। तुम्हारी स्किल्स मुझसे बस थोड़ी सी बेहतर हैं, और ये तो तुमसे काफी आगे निकल चुका है। माँ के इस निर्दयी जवाब के सामने पिता तुरंत शांत हो गए। उन्होंने सिर झुका लिया और चुपचाप खाना खाने लगे। उन्हें डर था कि अगर एक शब्द और बोले तो फिर से डांट पड़ जाएगी। मैं मुस्कुराने लगा। मेरे माता पिता बिल्कुल पहले जैसे ही थे। वे हमेशा एक दूसरे पर ताने कसते रहते थे, लेकिन इससे उनके रिश्ते पर कभी कोई असर नहीं पड़ता था। रात के खाने के बाद वांग फेंक और यूकिनो तांग लिविंग रूम में बैठकर बच्चों को बॉटल फीड कराने लगी। उधर पिता केंजी मुझे बालकनी में ले गए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, सुनो बेटा, तुमने अपने आप को जिस सिचुएशन में डाल लिया है। उन्होंने लंबी सांस छोड़ी। तुम अभी भी स्टूडेंट हो। अभी मैंने यूकिनो टैंग से पूछा था, वह तुम्हारी यूनिवर्सिटी लेक्चरर है। तुम्हारे पास अभी कोई जॉब नहीं है और तुम्हें 3 बच्चों को पालना है। इतना कहकर उन्होंने जेब से फोन निकाला। लो, मैं तुम्हें 1 लाख येन ट्रांसफर कर देता हूँ, शुरुआत के लिए काम आ जाएगा। मैं हंस पड़ा। पापा, इसकी जरूरत नहीं है। मेरे पास पैसे हैं। पापा, इसकी जरूरत नहीं है। मेरे पास पैसे हैं। मेरी बात पूरी होने से पहले ही पिता ने भौहें चढ़ा ली। क्या मतलब जरूरत नहीं है? कहीं तुम अपनी वाइफ के पैसों पर जीने का सोच तो नहीं रहे? उन्होंने मुझे ऐसी नजर से देखा जैसे उन्हें मुझ पर बिल्कुल भरोसा न हो। मैं इतना लंबा एक्सप्लेनेशन देने के मूड में नहीं था, इसलिए मैंने सीधे अपना फोन निकाला, बैंक अकाउंट खोला और उनके हाथ में दे दिया। खुद देख लीजिए, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? पिता ने फोन लिया और स्क्रीन की तरफ देखा। अगले ही पल उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। 10,000, सैकड़ों हजार, लाखों। अकाउंट में मौजूद बैलेंस देखकर वे पूरी तरह स्तब्ध रह गए। अरे बदमाश, तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहां से? कहीं कोई इलीगल काम तो नहीं किया? मैंने फोन वापस लेते हुए मुस्कुराकर कहा, हाई स्कूल ग्रेजुएट होने के बाद से मैं नॉवेल्स लिख रहा हूँ। ये बात तो आपको पता है। उससे मैंने काफी पैसे कमाए। शुरुआत में रकम ज्यादा नहीं थी, लेकिन बाद में मैंने वही पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और वहां से मैंने 10 मिलियन येन से भी ज्यादा कमा लिए। 10 मिलियन। पिता ने अविश्वास से आंखें फैला दी। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं। मैंने तुरंत बिली खोला और 3 वीडियोस निकालकर उन्हें दिखाए। खुद देख लीजिए। वीडियो में जो हाउस दिख रहा है वो मैंने खुद खरीदा है, और जो आरवी है वो भी मेरी है, अभी नीचे खड़ी है। घर और आरवी खरीदने के बाद भी मेरे पास लाखों येन बचे हुए हैं। फैमिली को सपोर्ट करने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। ये सुनकर पिता बालकनी की रेलिंग के पास गए और नीचे झांका। नीचे खड़ी विशाल आरवी को देखकर वे कुछ सेकंड तक चुप रह गए। ये सच में तुमने खरीदी है? हाँ, मैंने सिर हिलाया। कभी आप और माँ शंघाई आकर देख लेना। काफी देर बाद जाकर उन्होंने यह सच्चाई स्वीकार की। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। अच्छा है, तुम सच में मेरे बेटे हो, केंजी का बेटा। फिर उनका चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन स्टॉक मार्केट में हमेशा रिस्क होता है। तुम अभी स्टूडेंट हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ग्रेजुएशन के बाद एक अच्छी जॉब भी हासिल करने की कोशिश करना, ताकि अगर कभी स्टॉक मार्केट में नुकसान हो जाए तब भी तुम्हारे पास फैमिली को सपोर्ट करने का स्टेबल इनकम हो। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, यूकिनो टैंग बहुत अच्छी लड़की है, उसे कभी निराश मत करना। पिता की गंभीर सलाह सुनकर मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस मजबूती से सिर हिला दिया। उस रात हम वहीं रुके। अगली सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं, यूकिनो तांग और तीनों बच्चे मेरे फादर इन लॉ से मिलने निकल पड़े। लेकिन वहां पहुंचने के बाद एक ऐसी घटना हुई जिसकी मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। मेरा रूममेट मजाक में कहा करता था, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो वो खूबसूरत असिस्टेंट लेक्चरर मैटरनिटी लीव पर चली जाएगी। और अब वो खूबसूरत असिस्टेंट लेक्चरर यूकिनो टैंग सच में मेरे ट्रिपलेट्स की माँ बन चुकी थी। लेकिन मेरे फादर इन लॉ को आज तक इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। सच कहूं तो मैं मेंटली तैयार था कि आज मेरी टांगें टूट सकती हैं। मैं यूकिनो टैंग और बच्चों को लेकर आरवी से उसके पेरेंट्स के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पहुंचा। ये कॉम्प्लेक्स मेरे अपार्टमेंट से कहीं ज्यादा नया था। यहाँ की फैसिलिटीज भी बेहतर थी। मैंने आरवी पब्लिक पार्किंग एरिया में पार्क की, फिर बाहर निकलकर तीनों बच्चों को स्ट्रोलर में बैठाया। उसके बाद मैं अपने साथ लाए हुए एक्सपेंसिव गिफ्ट्स और 4 बॉटल्स मोआई उठाकर चल पड़ा। मैं और यूकिनो टैंग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, फिर स्ट्रोलर धकेलते हुए बिल्डिंग एंट्रेंस की तरफ बढ़ गए। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते यूकिनो टैंग ने गहरी सांस ली। वह उतनी ही नर्वस थी जितना मैं। उसे डर था कि उसका पिता मुझे स्वीकार नहीं करेगा। उधर अपार्टमेंट के लिविंग रूम में यूकिनो तांग के पिता टोंग डिंग युएन बेचैनी से इधर उधर टहल रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सोफे पर बैठी यूकिनो की माँ आराम से टीवी देख रही थी। उन्हें देखकर वह खुद को छेड़ने से रोक नहीं पाई। जरा खुद को तो देखो, कल तक गुस्से में आग बबूला थे और आज जैसे ही पता चला कि बेटी वापस आ रही है, बंदर की तरह बेचैन हो रहे हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। टांग डिंग युएन ने तुरंत विरोध करना चाहा, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। ठक ठक ठक। आवाज सुनते ही वे फौरन वापस सोफे पर बैठ गए और चेहरे पर सख्त भाव बना लिए। उधर यूकिनो की माँ जल्दी से उठी
और दरवाजा खोलने चली गई। जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी को देखा, उनका संयम टूट गया। युकिनो तांग की आंखें भी तुरंत लाल हो गई। माँ, मैं घर आ गई। 1 साल तक घर से दूर रहने के बाद, इतने लंबे समय बाद अपनी बेटी को वापस देखना किसी भी माता पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है। उधर सोफे पर बैठे टैंग डिंग युन ने गला साफ किया। अंदर आओ। दरवाजे पर खड़े खड़े क्या कर रही हो? युकिनो की माँ भी संभल गई और जल्दी से हमें अंदर बुलाने लगी। मैं और युकिनो टैंग स्ट्रोलर को धकेलते हुए घर के अंदर आ गए। इस बेहद परिचित घर को देखकर युकिनो तांग की भावनाएं जटिल हो गई, खास तौर पर जब उसने अपने पिता को सोफे पर बैठा हुआ देखा, जो लगातार उसे देख रहे थे। उसका दिल कांप उठा। पापा, मैं घर आ गई। उसकी आवाज भावनाओं से भरकर कांप रही थी। टैंग डिंग युन ने नाक से आवाज निकाली। तो तुम्हें अभी भी घर लौटना याद है? इतने समय तक घर से भागी रही, एक फोन तक नहीं किया। उनकी आवाज थोड़ी ज्यादा ऊंची हो गई थी और शायद उसी वजह से स्ट्रोलर में बैठे तीनों बच्चे डर गए। अचानक तीनों बच्चे जोर जोर से रोने लगे। टैंग डिंग युन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि युकिनो की माँ ने उन्हें घूर कर देखा। देखा आपने क्या किया? बच्चों को डरा दिया। युकिनो तंग तुरंत बच्चों को शांत कराने लगी। बेबी, गुड बेबी, रो मत, वो तुमसे बात नहीं कर रहे थे। उधर टैंग डिंग युन को भी एहसास हो गया कि उनकी आवाज सच में कुछ ज्यादा तेज हो गई थी। अपने नाती पोतों से पहली मुलाकात में ही उन्हें डरा देना, ये बिल्कुल उनकी योजना नहीं थी। वे घबरा कर उठे और बच्चों के पास जाने लगे, लेकिन युकिनो की माँ ने उन्हें तुरंत रोक दिया। दूर रहिए, आपने ही इन्हें रुलाया है, अब पास जाकर क्या करेंगे? क्या मेरे प्यारे ग्रैंड चिल्ड्रेन को और रुलाना चाहते हैं? टैंग डिंग युआन कुछ कहना चाहते थे, लेकिन आखिरकार चुप हो गए। आखिर गलती उनकी ही थी। वे एक कोने में खड़े हो गए, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बच्चा गलती करने के बाद डांट खा रहा हो। मैंने माहौल हल्का करने के लिए आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए अपना दायां हाथ बढ़ाया। नमस्ते अंकल, मेरा नाम सातो है, मैं युकिनो तांग का बॉयफ्रेंड हूँ। टैंग डिंग युन ने औपचारिक रूप से हाथ मिलाया, लेकिन उनका ध्यान तुरंत वापस बच्चों की तरफ चला गया। असल में वे उन्हें गोद में लेना चाहते थे, बहुत ज्यादा, लेकिन उन्हें पता था कि अभी सही समय नहीं है। कुछ देर बाद युकिनो तांग और उसकी माँ की मेहनत रंग लाई। तीनों बच्चे धीरे धीरे शांत हो गए, यहाँ तक कि सबसे शर्मीली दूसरी बच्ची भी अपनी नानी की गोद में लेटी हुई बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देख रही थी। देखो, ये मुस्कुरा रही है, कितनी प्यारी है। आओ नानी तुम्हें किस करे। युकिनो की माँ का दिल पूरी तरह पिघल चुका था। ये देखकर टैंग डिंग युन भी बच्चों को गोद में लेने के लिए बेचैन हो गए, लेकिन अपनी इज्जत और अकड़ बनाए रखने के लिए वे फिर भी सोफे पर बैठे रहे। आखिरकार उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी नजर बच्चों से हटाई। उन्होंने गला साफ किया और मेरी तरफ देखा। मैं तुम्हें साटो कह सकता हूँ, है ना? मैं मुस्कुराया। बिल्कुल अंकल, आप बड़े हैं, मुझे साटो कहना बिल्कुल सही है। टैंग डिंग युन कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, तुम्हारे और मेरी बेटी के बारे में मैंने सुन लिया है। उसकी माँ ने बताया कि तुमने शंघाई में घर खरीदा है। हाँ अंकल, मैंने सिर हिलाया। मैंने स्टॉक मार्केट से कुछ पैसे कमाए थे। शुरुआत में मैं उन्हें इन्वेस्ट करने वाला था, लेकिन युकिनो तांग और बच्चों से मिलने के बाद मैंने उसी पैसे से घर खरीद लिया। पैसा तो कभी भी कमाया जा सकता है, लेकिन बच्चों को तुरंत एक घर की जरूरत थी। मैं युकिनो तांग और बच्चों को कष्ट नहीं होने दे सकता था। ये सुनकर टैंग डिंग युन संतुष्ट दिखाई दी। ये भावी दामाद बुरा नहीं था, कम से कम वह उनकी बेटी और बच्चों को सबसे पहले रखता था। उन्होंने हल्के से सिर हिलाया। मैंने सुना है कि तुम अभी भी स्टूडेंट हो? जी अंकल, मैंने बिना छिपाए सीधे जवाब दिया। मैं अभी जूनियर ईयर में हूँ, मुझे बहुत कम क्लासेस अटेंड करनी पड़ती हैं। मेरे पास युकिनो तांग और बच्चों की देखभाल करने के लिए पर्याप्त समय है। इस बात की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद टैंग डिंग युन के पास लगभग कोई आपत्ति नहीं बची। फिर उन्होंने युकिनो तांग की तरफ देखा। बंदर बचपन का निकनेम, क्या बच्चों के नाम रखे गए हैं? हाँ पापा। अपने पिता को खुद उससे बात करते देखकर युकिनो तांग खुशी से भर गई। बाएं से दाएं क्रम में दाओ, एरबाओ और सनबाओ है। दाओ एक लड़का है, उसका नाम शिंग है। एरबाओ और सनबाओ लड़कियां हैं, उनके नाम तियानु और चिंगमंग है। ये नाम साटो ने एक कविता से चुनकर रखे हैं। ये सुनकर टैंग डिंग युन, जो पोएट्री के अच्छे जानकार थे, बार बार सिर हिलाने लगे। बुरा नहीं, बहुत अच्छे नाम है। इसके बाद उनकी नजर फिर से बच्चों पर चली गई। उनके गोल मटोल प्यारे चेहरे देखकर उनके हाथ फिर से खुजलाने लगे। वे उन्हें गोद में उठाना चाहते थे बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी अपनी अकड़ बनाए रखते हुए सोफे पर बैठे रहे। उनके चेहरे का भाव देखकर मैं और युकिनो तांग दोनों मुस्कुरा दिए। मैंने शिंग को गोद में उठाया और जाकर टैंग डिंग युन के बिल्कुल बगल में बैठ गया। अंकल देखिए, ये दाओ है, ये तीनों में सबसे ज्यादा बोल्ड है। दाओ अपनी बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखों से उत्सुकता से टैंग डिंग युन को देखने लगा। उसके मुंह से छोटे छोटे बबल्स भी निकल रहे थे। उसे इतना प्यारा देखकर टैंग डिंग युन का दिल पिघल गया। अंकल, क्या आप इसे गोद में लेना चाहेंगे? मैं पहले ही अपने फादर इन लॉ की इच्छा समझ चुका था। जब वो मेरे पैर तोड़ने वाले नहीं थे, तो मुझे भी अच्छा इंप्रेशन देना चाहिए। क्या मैं ले सकता हूँ? टोंग दिगवान ने कहा, लेकिन उनके हाथ पहले ही आगे बढ़ चुके थे। उन्होंने मेरी गोद से दाबाओ को अपने हाथों में ले लिया। अपने पिता की गोद से निकलकर दाओ पहले थोड़ा डर गया, लेकिन धीरे धीरे शायद टोंग दिंगवन का प्यार महसूस करके
शांत हो गया। दाबाओ ने अपना गोल मटोल छोटा सा हाथ बढ़ाया और तोंग दिंगवन की दाढ़ी पकड़ने की कोशिश की। अरे संभल कर मेरे प्यारे पोते, दादाजी की दाढ़ी मत खींचो। अचानक दाबाओ एकदम रुक गया। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सबकी तरफ देखा और उसका चेहरा थोड़ा अजीब सा हो गया। टैंग दिंगवन को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उन्हें लगा शायद उन्होंने अभी जोर से बोल दिया, इसलिए बच्चा डर गया। मैं तुरंत दाबाओ को अपनी गोद में ले आया। इसने फिर से पॉटी कर दी है। मैं सोफे पर बैठ गया और नया डायपर ढूंढने लगा। युकिनो टोंग स्टॉलर से कुछ कपड़े लेकर आई। हम दोनों ने मिलकर कुछ ही पलों में डाओ का डायपर बदल दिया। मुझे इतनी आसानी और सफाई से बच्चों की देखभाल करते देखकर टोंगडिंग यान और उनकी पत्नी ने एक दूसरे की तरफ संतुष्टि से देखा। उनकी बेटी को सच में सही आदमी मिला था। लग रहा था कि साटो अक्सर बच्चों की देखभाल करता है। शाम को मैं किचन में गया और अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाते हुए तरह तरह के डिशेस बनाकर पूरी टेबल भर दी। टोंगडिंग यान ने खाना खाते ही तारीफ करनी शुरू कर दी। उन्हें खाना इतना पसंद आया कि मानो उनकी जुबान ही निकल जाए। असल में वो कोई अनरीजनेबल इंसान नहीं थे। वो सिर्फ इसलिए मुझसे नाराज थे क्योंकि पिछले एक साल में उनकी बेटी ने बहुत तकलीफें झेली थी और वो मुझे अच्छी तरह जानते भी नहीं थे। लेकिन अब जब उन्होंने हमें डाइनिंग टेबल पर प्यार से एक दूसरे को खाना परोसते और एक दूसरे का ख्याल रखते देखा तो तोंग दिंगवान के दिल की सारी गांठें धीरे धीरे खुलने लगी। अंकल आंटी, इस बार हमारे वापस आने की वजह ये है कि हमें आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है। टांग दिंगयुन ने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रख दी और बोले, बोलो। हालांकि उन्हें पहले से ही लगभग 70 से 80% अंदाजा था कि हम क्या कहने वाले हैं, फिर भी वो मेरी बात खुद सुनना चाहते थे। मैंने कहा, बात ऐसी है, युकिनो टैंग और मैं कल अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाने का प्लान कर रहे हैं ताकि बच्चों का फैमिली रजिस्टर बन सके। जहां तक वेडिंग की बात है, मैं चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद शादी की सेरेमनी करें। आप लोगों की क्या राय है? टांग दिंगयुन और उनकी पत्नी ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर सिर हिलाकर हामी भर दी। ठीक है, बच्चों के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। तुम दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हो, शायद यही सबसे सही फैसला है। कुछ देर सोचने के बाद टेंग दिंगयुन फिर बोले, ऐसा करते हैं, 2-3 दिन बाद तुम्हारे माता पिता भी आकर हमसे मिलने। अब तुम दोनों शादी कर रहे हो तो अगर दोनों परिवारों की मुलाकात ही ना हो तो अच्छा नहीं लगेगा। अपने पिता को राजी होते देखकर युकिनो टांग ने खुशी खुशी मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने राहत की लंबी सांस ली। उसे बहुत डर था कि उसके पिता मना कर देंगे या फिर बहस करेंगे, लेकिन सब कुछ उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा आसानी से हो गया। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है अंकल आंटी, मेरे माता पिता भी आप सबसे मिलना चाहते हैं, मैं जल्दी ही समय तय कर दूंगा। तभी उसकी माँ मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखने लगी। अब शादी करने जा रहे हो, फिर भी हमें अंकल और आंटी ही बुलाओगे? मैं एक पल के लिए रुक गया, फिर तुरंत अपनी गलती सुधारते हुए बोला, मॉम डैड आप लोग भी जल्दी खाइए, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। दोनों खुशी से मुस्कुरा उठे। उस रात सबने बहुत आनंद लेकर खाना खाया। पता नहीं मेरी कुकिंग की वजह से या फिर इसलिए कि सबके दिल का बोझ उतर चुका था। अगले दिन मैं और युकिनो तांग सुबह सुबह उठ गए। पिछली रात हम दोनों एक ही कमरे में नहीं सोए थे। यहाँ एक रिवाज था कि शादीशुदा जोड़ा अगर पत्नी के मायके में रुके तो दोनों एक ही बिस्तर पर नहीं सोते। मुझे इस रिवाज का मतलब तो समझ नहीं आया, लेकिन मैंने इस पर कोई सवाल भी नहीं किया। हालांकि आज हमारा मैरिज रजिस्ट्रेशन होने वाला था। यही सोचकर युकिनो तांग पूरी रात सो ही नहीं पाई। वो बार बार हमारे साथ बिताए हर पल को याद करती रही। जब मैंने उसे कमरे से बाहर आते देखा तो उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। मैंने पूछा, ठीक से नींद नहीं आई? अगर चाहो तो थोड़ा और आराम कर लो। युकिनो टांग शर्मा गई। उसने नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। काफी देर बाद धीरे से बोली, शायद मैं अपने ही बिस्तर की आदी हूँ, इसलिए ठीक से सो नहीं पाई। फिर उसने हाथ हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, मैं बस थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ। कुछ देर बाद वो वापस बाहर आई। उसने पूरा मेकअप कर लिया था। उसके नाजुक चेहरे के फीचर्स पहले ही बेहद खूबसूरत थे, खासकर उसकी ऊंची नाक और पतले गुलाबी होंठ। मेकअप के बाद उसकी खूबसूरती और भी निखर गई थी। उसने वही आउटफिट पहना था जो मैंने उसे पहले खरीद कर दिया था। साथ ही नेकलेस और इयररिंग्स भी पहन रखे थे। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी जैसे कोई चमकता हुआ तारा धरती पर उतर आया हो। यहाँ तक कि मैं जो उसे हर रोज देखता था, कुछ पल के लिए उसकी खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध रह गया। सच में मेरी पत्नी बेहद खूबसूरत थी। युकिनो टांग ने शर्माते हुए मेरी तरफ देखा, फिर अचानक अपनी भौहें उठाकर बोली, सच कहूँ तो मैं तुम्हें भी तैयार कराने वाली थी, लेकिन अब तुम्हें देखकर लगता है उसकी जरूरत ही नहीं है। मैंने एक साधारण व्हाइट शर्ट पहन रखी थी। अपने नेचुरली हैंडसम चेहरे के साथ मैं साफ सुथरा, एलिगेंट और बेहद डैशिंग लग रहा था। युकिनो टांग कुछ पल के लिए मुझे देखती ही रह गई। मुझसे मिलने से पहले उसे हमेशा अपनी खूबसूरती पर पूरा भरोसा था, लेकिन अब मेरे शार्प सितारों जैसे चेहरे के फीचर्स देखकर उसे लगा कि खूबसूरती में शायद वो भी मुझसे पीछे रह गई है। नाश्ता करने के बाद हमने बच्चों को उसके माता पिता के पास छोड़ दिया और अपने हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक्स लेकर निकल पड़े। क्योंकि सिविल अफेयर्स ब्यूरो घर के काफी पास था और अभी सुबह भी जल्दी थी, इसलिए हमने पैदल जाने का फैसला किया। रास्ते भर युकिनो टैंग खुशी खुशी मेरा हाथ पकड़े रही और मेरे बाजू से लिपटी हुई चलती रही। उसके चेहरे पर मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। रास्ते से गुजरने वाले लोग बार बार हमारी तरफ मुड़कर देख रहे थे। आखिर इतने खूबसूरत कपल को देखकर किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच ही जाता। कुछ ही देर में हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंच गए। आज वीकडे था, इसलिए वहाँ ज्यादा भीड़ नहीं थी। जल्द ही हमारी बारी आ गई। मैंने कहा, हेलो, हम मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाने आए हैं। स्टाफ ने सिर उठाकर हमारी तरफ देखा। हमें देखकर वो साफ तौर पर हैरान रह गई। उसने शायद पहली बार
इतना खूबसूरत कपल देखा था। उसने मुस्कुराकर पूछा, ठीक है, क्या आप दोनों अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं? हाँ, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स उसे दे दिए। उसने डॉक्यूमेंट्स लेकर हमें एक फॉर्म दिया, इसे भर दीजिए, फिर जाकर अपनी फोटो खिंचवा लीजिए। हमने उसके बताए अनुसार फॉर्म भर दिया और फोटो खिंचवाने चले गए। फोटो शूट बहुत आसानी से पूरा हो गया। फोटोग्राफर ने फोटो देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों सच में मेड इन हेवन कपल लगते हैं। मैं मुस्कुराकर बोला, थैंक यू। फॉर्म और फोटोज जमा करने के बाद ज्यादा देर नहीं लगी। कुछ ही देर में 2 लाल रंग के मैरिज सर्टिफिकेट्स हमारे हाथों में थे। मैरिज सर्टिफिकेट को देखते ही यूकिनो टैंग को ऐसा लगा जैसे वो सपना देख रही हो। उसने मेरी तरफ देखते हुए धीरे से पूछा, हस्बैंड, मैं सपना तो नहीं देख रही? मैंने सड़क पर ही उसे अपनी तरफ खींचा और उसके होठों पर हल्का सा किस कर दिया। यूकिनो टैंग का चेहरा तुरंत लाल हो गया। अब हम दोनों कानूनी रूप से पति पत्नी बन चुके थे। उसने अपना फोन निकाला, कैमरा खोला, हमारे मैरिज सर्टिफिकेट्स की वीडियो बनाई और कैमरा की तरफ देखकर बोली, आज का दिन हमेशा याद रखने लायक है। आज से मैं और मेरे हस्बैंड ऑफिशियली और लीगली मैरिड हैं। आगे की पूरी जिंदगी कृपया मेरा ख्याल रखना। इसके बाद यूकिनो टोंग ने यह वीडियो हमारे फैमिली ऑफ 3 ट्रेजर्स अकाउंट पर अपलोड कर दी। ये सीन देखकर न जाने कितने लोग हमसे जलने लगे। मुझे अपने रूममेट की कही हुई बात अचानक याद आ गई। उसने कभी मजाक में कहा था, अगर हिम्मत हो तो खूबसूरत असिस्टेंट लेक्चरर भी मैटरनिटी लीव पर चली जाएगी। और सच में खूबसूरत असिस्टेंट लेक्चरर यूकिनो टैंग ने मेरे लिए ट्रिपलेट्स को जन्म दिया। मैरिज लाइसेंस मिलने के बाद हम दोनों डायमंड रिंग्स खरीदने निकले, लेकिन हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वहीं यूकिनो टैंग का एक पुराना एडमायरर भी मिल जाएगा। यूकिनो टैंग अभी भी अपने हाथ में पकड़े उन 2 लाल मैरिज सर्टिफिकेट्स को देख रही थी। वो अब भी उसी खुशी में खोई हुई थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, हस्बैंड, अब हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने जवाब दिया, चलो हमारी वेडिंग रिंग्स खरीदते हैं। मैं तो डीआर लेना चाहता था, लेकिन यहाँ आसपास कोई डीआर स्टोर नहीं है, इसलिए अभी टिफनी स्टोर चलते हैं। यूकिनो टैंग थोड़ी झिझकते हुए बोली, हस्बैंड, रहने दीजिए, वो बहुत महंगी होगी। वैसे भी आपने मुझे एंगेजमेंट रिंग पहले ही खरीद कर दी थी। मैंने उसके हाथ पर हल्के से थपकी देते हुए कहा, वो अलग बात थी, एंगेजमेंट रिंग प्रपोजल के लिए थी। अब हम वेडिंग रिंग्स खरीद रहे हैं और पैसों की चिंता मत करो। तुम्हारे हस्बैंड के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। हम दोनों हाथ में हाथ डाले टिफनी स्टोर के अंदर चले गए। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, एक क्लर्क मुस्कुराते हुए हमारे पास आई। वेलकम, आज आप क्या देखना चाहेंगे? अंदर आते ही मैंने देखा कि यूकिनो टैंग की नजर तुरंत वहाँ रखी हुई रिंग्स पर टिक गई। मैं मुस्कुराया और क्लर्क से कहा, हमें एक पेयर ऑफ वेडिंग रिंग्स चाहिए। जरूर, इधर आइए। क्लर्क ने पहले ही हमारे हाथ में पकड़े मैरिज सर्टिफिकेट्स देख लिए थे। उसे पता था कि न्यूली मैरिड कपल सबसे ज्यादा खरीदारी करते हैं, इसलिए उसका व्यवहार और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। यूकिनो टैंग एक एक करके हर रिंग को ध्यान से देखने लगी। उसे लगभग हर डिजाइन पसंद आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर प्राइस टैग पर पड़ती, उसके चेहरे पर हल्की सी चिंता दिखाई देने लगती। मैं चुपचाप उसके चेहरे के भाव देखता रहा। कुछ देर बाद उसकी नजर एक खास पेयर ऑफ रिंग्स पर जाकर रुक गई। मैंने प्राइस टैग देखा, 3,80,000 येन। मैंने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें ये वाला पसंद आया? यूकिनो टैंग ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी झिझक साफ दिखाई दे रही थी। इसकी कीमत 3,80,000 येन है। मैंने क्लर्क से कहा, हेलो, क्या हम इसे ट्राई कर सकते हैं? मैंने मन ही मन सोचा, मेरी पत्नी को जो भी पसंद आए, चाहे वो कितना भी महंगा क्यों ना हो, मैं उसे जरूर दिलाऊंगा। हर औरत के लिए शादी उसकी जिंदगी का सबसे खुशहाल पल होता है। मेरी बात सुनकर क्लर्क ने तुरंत रिंग बॉक्स खोला और वुमेन्स रिंग मुझे पकड़ा दी। मैंने पहले यूकिनो टैंग की एंगेजमेंट रिंग उतारी, फिर धीरे से उसकी उंगली में वेडिंग रिंग पहना दी। रिंग बिल्कुल परफेक्टली फिट हो गई। इसके बाद मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। वाइफ, अब तुम मेरी रिंग पहनाओ। यूकिनो टैंग शर्म से लाल हो गई। क्लर्क की ईर्ष्या भरी नजरों के सामने उसने धीरे से मेरी उंगली में भी वेडिंग रिंग पहना दी। वो बहुत शर्मा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। क्लर्क मुस्कुराकर बोली, आप दोनों सच में बहुत साफ झलक रही थी। क्लर्क मुस्कुराकर बोली, आप दोनों सच में बहुत लविंग कपल हैं। वो सिर्फ हमारी खूबसूरती से ही नहीं, बल्कि इस बात से भी प्रभावित थी कि मैं अपनी पत्नी के साथ कितना अच्छा व्यवहार करता हूँ। मैं मुस्कुराया, थैंक यू। फिर मैंने कहा, प्लीज इन्हें पैक कर दीजिए। मैंने बिना एक पल सोचे पेमेंट कर दी। मेरे लिए अपनी पत्नी पर खर्च किया गया पैसा कभी बेकार नहीं था। पैसा कमाने का मतलब ही उसे जरूरत पड़ने पर खर्च करना है। जब क्लर्क ने देखा कि मैंने बिना जरा भी हिचकिचाए पेमेंट कर दिया, तो उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। उसे अच्छी तरह पता था कि इतनी बड़ी शॉपिंग रोज नहीं होती। 3 लाख येन से ज्यादा की रिंग साल में शायद 1-2 बार ही बिकती थी, लेकिन आज उसे एक बहुत बड़ा कस्टमर मिल गया था। वो तुरंत चौड़ी मुस्कान के साथ मुझे पेमेंट काउंटर तक ले गई। पेमेंट पूरा होने के बाद हम दोनों हाथों में हाथ डाले स्टोर से बाहर निकल आए। यूकिनो टोंग बार बार अपने हाथ में चमकती वेडिंग रिंग को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक बेहद संतुष्ट और खुशहाल मुस्कान थी। उसी समय पीछे से किसी ने आवाज लगाई, यूकिनो टैंग। अब तक खुशी में खोई हुई यूकिनो टैंग ने जैसे ही उस आदमी को देखा, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं और वो फिर से पहले वाली ठंडी और शांत गॉडेस जैसी बन गई। जिरो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो आदमी लगभग यूकिनो टैंग की ही उम्र का था। उसने पहले यूकिनो टैंग को देखा, फिर मेरी तरफ नजर डाली। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ मिल जाओगी। फिर उसने मुझे देखते हुए पूछा, तो क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? उसकी आवाज में साफ जलन और हॉस्टिलिटी थी। यूकिनो टैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, बॉयफ्रेंड नहीं, ये मेरे हस्बैंड हैं, हमारी शादी हो चुकी है। इतना कहकर उसने अपना हाथ आगे
आगे बढ़ाया और अपनी उंगली में पहनी डायमंड वेडिंग रिंग उसे दिखा दी। जीरो की आंखें एकदम फैल गईं, उसके होंठ कांपने लगे। तुम्हारी शादी हो गई? उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके हाई स्कूल की गॉडेस अब किसी और की पत्नी बन चुकी थी। मैंने उत्सुकता से पूछा, वाइफ ये कौन है? हालांकि मुझे कुछ अंदाजा था, लेकिन मैं पूरी तरह निश्चित नहीं था। युकिनो तांग ने बेपरवाही से जवाब दिया, ये बस मेरा हाई स्कूल का क्लासमेट है, इसका नाम जिरो है। उसे देखते ही साफ लग रहा था कि उसे जिरो से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था। हाई स्कूल के दिनों में भी वो हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता था। मैंने मुस्कुराकर अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। हेलो मिस्टर जिरो, मेरा नाम सतो है। हालांकि जिरो के मन में मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा भाव नहीं था, फिर भी युकिनो तांग के सामने उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। हेलो मिस्टर सातो, मेरा नाम जिरो है। फिर उसने युकिनो तांग की तरफ देखकर कहा, कांग्रेचुलेशंस युकिनो तांग, तुम भी कमाल हो, शादी कर ली और अपने पुराने क्लासमेट्स को बताया तक नहीं। युकिनो तांग ने अपने कान के पास की एक लट पीछे की। उसका यह छोटा सा जेस्चर भी उसे और ज्यादा आकर्षक बना रहा था। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी मासूमियत नहीं थी, उसकी जगह एक मैच्योर और ग्रेसफुल चार्म आ चुका था। उसे देखकर जिरो ने अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच ली। जिस गॉडेस का उसने सालों तक पीछा किया था, जिसे वो कभी पा नहीं सका, आज वो किसी और की पत्नी बन चुकी थी। ये बात उसे अंदर से बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। युकिनो तांग ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और बिना उसकी तरफ देखे बोली, सॉरी, हमारी शादी हो चुकी है, लेकिन अभी वेडिंग सेरेमनी नहीं हुई है, इसलिए हमने अभी तक किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया। जिरो ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, समझ गया, उम्मीद है कि जल्द ही तुम्हारी शादी की खुशी में टोस्ट करने का मौका मिलेगा। इतना कहकर वो मुस्कुराने की कोशिश करता हुआ वहां से चला गया। उसे भी समझ आ गया था कि अब कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है। उसके जाने के बाद मैंने मुस्कुराकर पूछा, लगता है वो तुम्हें पसंद करता था? युकिनो तांग तुरंत घबरा गई। उसने जल्दी से कहा, मैंने कभी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। हाई स्कूल में उसने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन मैंने मना कर दिया था, इसलिए मैंने उसकी बात बीच में ही रोक दी। कोई बात नहीं, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्या मैं तुम्हें इतना जेलस टाइप इंसान लगता हूँ? इतना कहकर मैंने प्यार से उसकी नाक छू ली। वैसे भी अब तो हमारी शादी हो चुकी है। मेरी बात सुनते ही उसने राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। वो खुशी खुशी फिर से मेरे बाजू से लिपट गई। चलते चलते उसने धीरे से कहा, साटो, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। मैं मुस्कुराया और जवाब दिया, और मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो। हम दोनों अपने बच्चों के पास वापस घर की तरफ चल पड़े। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश करे, इतना आसान नहीं होगा। इतनी खूबसूरत पत्नी को मैं किसी और के पास कैसे जाने दूं? मेरी बात सुनकर युकिनो तांग बेवकूफों की तरह हंस पड़ी। उसके दिल में उस समय सिर्फ एक ही एहसास था, मुझसे मिलना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती थी। अगले दिन मैं और युकिनो तांग तीनों बच्चों को साथ लेकर सुबह सुबह टाइम होटल पहुंच गए। हालांकि अभी हमारी वेडिंग सेरेमनी नहीं हुई थी, लेकिन अब हम कानूनी रूप से पति पत्नी बन चुके थे, इसलिए दोनों परिवारों का पहली बार साथ बैठकर खाना खाना जरूरी था। जहां तक बाकी रिश्तेदारों और मेहमानों को बुलाने की बात थी, वो बाद की बात थी। सबसे पहले मेरे माता पिता होटल पहुंचे। जैसे ही वो एंट्रेंस पर पहुंचे, उसी समय युकिनो तांग के माता पिता भी आ गए। उनके साथ एक सफेद बालों वाली बुजुर्ग महिला भी थी। उन्हें देखते ही युकिनो तांग तुरंत उनकी तरफ दौड़ गई। वो उसकी ग्रैंड मदर थी। बचपन में युकिनो तांग की परवरिश उन्हीं ने की थी। कुछ साल पहले बीमारी की वजह से उसके ग्रैंडफादर का निधन हो गया था। अब परिवार में सिर्फ उनकी ग्रैंड मदर ही बची थी, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ इकलौते बेटे थे, इसलिए टोंग फैमिली की तरफ से कुल 3 ही लोग आए थे। ग्रैंड मदर कांपती हुई आवाज में बोली, अरे मेरे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन कहाँ हैं? उनकी तबीयत ज्यादा अच्छी नहीं रहती थी। अपने बेटे और बहू का सहारा लेकर वो धीरे धीरे स्ट्रोलर के पास आई। जब उन्होंने स्ट्रोलर में लेटे तीनों गोल मटोल बच्चों को देखा, तो उनके झुर्रियों से भरे चेहरे पर और भी बड़ी मुस्कान आ गई। उन्होंने पहले अपनी पोती को देखा, फिर मेरी तरफ देखा। उनकी धुंधली आंखों में धीरे धीरे चमक लौट आई। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और बार बार बोली, कितना हैंडसम बच्चा है। उनकी तारीफ सुनकर मुझे थोड़ा शर्म महसूस हुई। मैंने भी दोनों हाथों से उनका हाथ पकड़कर कहा, हेलो ग्रैंड मदर, मेरा नाम साटो है। ग्रैंड मदर को थोड़ा कम सुनाई देता था। उन्होंने सिर्फ इतना सुना, ओह साटो, बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम। मैं और युकिनो तांग एक दूसरे की तरफ देखकर बेबस सी मुस्कान मुस्कुरा दी। होटल के एंट्रेंस पर मेरी मुलाकात फादर इन लॉ से हुई। मेरे पिता ने मुस्कुराते हुए उन्हें एक सिगरेट दी। समधी जी, आपसे मिलने का इंतजार बहुत दिनों से था। फादर इन लॉ जोर से हंस पड़े। हाँ हाँ, मुझे भी। आज तो तब तक पियेंगे जब तक दोनों नशे में न हो जाए। अब उनके चेहरे पर कल वाली नाराजगी का नामो निशान भी नहीं था। बाद में मुझे पता चला कि मेरे पिता एक लोकल स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज में डायरेक्टर थे, जबकि फादर इन लॉ एक की हाई स्कूल में चाइनीज टीचर थे। दोनों एक दूसरे से काफी संतुष्ट थे। दूसरी तरफ मेरी माँ और मदर इन लॉ भी जल्दी ही घुल मिल गई। दोनों की उम्र और पसंद लगभग एक जैसी थी। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे को सिस्टर कहकर बुलाने लगी। दोनों परिवार तीनों बच्चों को साथ लेकर पहले से बुक किए हुए प्राइवेट रूम में चले गए। थोड़ी ही देर में वेटर तरह तरह के स्वादिष्ट डिशेस लेकर आने लगा। सबने मिलकर भरपेट खाना खाया। मेरे पिता और फादर इन लॉ तो खाते खाते जोर जोर से बातें करने लगे, यहाँ तक कि दोनों ने फिंगर गेसिंग गेम खेलना भी शुरू कर दिया।
युकिनो तांग ने ज्यादा खाना नहीं खाया। मेरे हाथ का खाना खाने की आदत पड़ जाने के बाद अब 5 स्टार होटल के शेफ का खाना भी उसे फीका लगने लगा था। खाना खत्म होने के बाद दोनों परिवार बेहद खुश थे। विदा होने से पहले मदर इन लॉ ने खुद ही बच्चों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उन्होंने मुझे और युकिनो तांग को आंख मारते हुए कहा, तुम दोनों जाओ, थोड़ा कपल टाइम एंजॉय करो, बच्चों की चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। देर से भी लौटोगे तो कोई बात नहीं। उनकी आंखों में साफ लिखा था, हम सब समझते हैं। मैंने अपने बगल में खड़ी खूबसूरत पत्नी की तरफ मुस्कुराकर देखा और पूछा, वाइफ अब कहाँ चलना है? युकिनो तांग ने सिर थोड़ा तिरछा किया और कुछ पल सोचने लगी। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। वो मुस्कुराकर बोली, हस्बैंड क्यों ना हम मूवी देखने चले? इतने लंबे समय से एक दूसरे को जानने के बाद भी उसने अभी तक मेरे साथ कोई मूवी नहीं देखी थी। जरूर। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और टिकट्स बुक करने लगा। मैंने नई रिलीज हुई मूवीज देखी और एक साई-फाई रोमांस फिल्म चुन ली। आखिर रोमांस मूवी देखे बिना डेट कैसी? हम टैक्सी लेकर सिनेमा पहुंचे। क्योंकि छुट्टी का दिन नहीं था इसलिए थिएटर में ज्यादा भीड़ नहीं थी। जो मूवी हमने चुनी थी वह प्रीमियर नहीं थी बल्कि एक रीमास्टर्ड इंपोर्ट फिल्म थी। उसमें एक न्यूलीवेड कपल की कहानी दिखाई गई थी जो पोस्ट एपोक्लिप्टिक वर्ल्ड में जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। उनकी लव स्टोरी से लेकर बच्चों को बड़ा करने तक की पूरी जर्नी दिखाई गई थी। स्टोरी में बहुत सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स थे और मेन कैरेक्टर की जिंदगी बेहद दर्दनाक थी। मूवी देखते देखते युकिनो तांग की आंखों में आंसू आ गए। वह मेरे कान के पास झुककर हीरे से फुसफुसाई, हस्बैंड अगर सच में दुनिया का अंत हो जाए तो हम क्या करेंगे? मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और गंभीर होकर कहा, तब चाहे मुझे अपनी हर चीज कुर्बान करनी पड़े, मैं ये जरूर सुनिश्चित करूंगा कि तुम और हमारा बेबी जिंदा रहो। युकिनो तांग ने सिर हिलाया। उसकी आंखें भावुकता से भर गई थी। मूवी आदि होने पर उसे रेस्ट रूम जाना पड़ा क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मिल्क टी पी ली थी। जब वह हाथ धोकर सिंक के सामने अपना मेकअप ठीक कर रही थी तभी अचानक पीछे से किसी ने हैरानी से आवाज लगाई, युकिनो। ये आवाज सुनकर युकिनो तांग पीछे मुड़ी। दरवाजे पर एक लंबी और बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में खुशी और हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। तुम वापस कंट्री कब आई? उसे पहचानते ही युकिनो कुछ पल के लिए चौंक गई। श्याओ तुम यहाँ कैसे? हाई स्कूल के बाद युकिनो तांग कुछ सालों के लिए विदेश पढ़ने चली गई थी। उसके बाद उसने पीकिंग यूनिवर्सिटी में अपने मास्टर के लिए एडमिशन लिया, इसलिए पढ़ाई पूरी करने के लिए वह जल्दी वापस लौट आई थी। ओह, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखने आई हो? वह लड़की श्याओ थी जो युकिनो की हाई स्कूल क्लासमेट थी। स्कूल के दिनों में दोनों काफी अच्छी फ्रेंड्स थी। और तुम दोनों? युकिनो ने मुस्कुराकर पूछा। श्याओ ने तुरंत सिर हिला दिया। आज बड़ी मुश्किल से उसे और उसके बॉयफ्रेंड को डेट पर आने का मौका मिला था। ये देखकर युकिनो तांग के चेहरे पर हल्की सी शरारती मुस्कान आ गई। लेकिन तुमने गलत गेस किया, मैं बॉयफ्रेंड के साथ नहीं आई हूँ, ये मेरे हस्बैंड है। हे भगवान, तुम्हारी शादी हो गई, तुमने मुझे बताया भी नहीं। युकिनो, ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, तुमने इतनी बड़ी बात सबसे छिपा ली। श्याओ ने शौक होकर कहा। युकिनो तांग हल्के से मुस्कुराई। हमने मैरिज लाइसेंस तो ले लिया है लेकिन अभी वेडिंग नहीं हुई है, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। श्याओ ने सिर हिलाया और गहरी सांस ली। सोचा भी नहीं था कि तुम सच में शादी कर लोगी। वैसे मूवी के बाद मैं और मेरा बॉयफ्रेंड कराओके जाने वाले हैं, क्या तुम दोनों भी चलोगे? हमारे हाई स्कूल के कुछ और क्लासमेट्स भी वहां होंगे। सच कहूं तो मैं तुम्हारे हस्बैंड से मिलने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ। ओह, एक मिनट, हस्बैंड? निमंत्रण मिलने के बाद युकिनो तांग ने तुरंत हाँ नहीं कहा। उसने कुछ पल सोचा फिर बोली, मुझे पहले अपने हस्बैंड से पूछना होगा। अगर उनका जाने का मन नहीं होगा तो मैं उन्हें फोर्स नहीं कर सकती। अरे वाह, इतनी जल्दी हस्बैंड की बात मानने लगी। और सोचो, हमारी क्लास की आइस ब्यूटी युकिनो का ये हाल हो जाएगा। श्याओ खुद को चिढ़ाने से रोक नहीं पाई। उसकी बात सुनकर युकिनो तांग का चेहरा लाल हो गया। उसने शर्माते हुए श्याओ को हल्का सा घूरा। जरा रुकना, मैं नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड परेशान हो। मेरे रूममेट ने एक बार मुझे चिढ़ाते हुए कहा था, अगर तुम्हारी हिम्मत काफी हो तो एक खूबसूरत काउंसलर भी मैटरनिटी लीव पर जा सकती है। और सच में वही खूबसूरत काउंसलर युकिनो तांग मेरे लिए ट्रिपलेट्स को जन्म दे चुकी थी। उस दिन युकिनो तांग मुझे अपने क्लास रियूनियन में लेकर गई जहां मौजूद हर व्यक्ति हमें देखकर ईर्ष्या भरी नजरों से देखने लगा। जैसे ही हम सिनेमा से बाहर निकले, युकिनो तांग ने देखा कि श्याओ काफी देर से बाहर हमारा इंतजार कर रही थी। उसके पास एक आदमी ड्रेस शर्ट पहने खड़ा था जो बोर होते हुए अपने फोन पर शॉर्ट वीडियोस देख रहा था। श्याओ, युकिनो तांग ने आवाज लगाई। श्याओ तुरंत मुड़ी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ हमारी ओर चली आई। जब वह पास पहुंची और उसने मेरा चेहरा देखा तो उसकी आंखों में साफ हैरानी झलक गई। ये तुम्हारे हस्बैंड है? ये तो बहुत ही हैंडसम है। उसके बॉयफ्रेंड ने हल्की सी खांसी की। मेरा बॉयफ्रेंड भी काफी हैंडसम है। उसकी मुस्कान थोड़ी अजीब थी। उसे अपनी शक्ल सूरत की अच्छी तरह समझ थी। अगर उसकी तुलना मुझसे की जाए तो वह आसमान और जमीन जितना फर्क था। हम दोनों ने शालीनता से हाथ मिलाया। हेलो, मैं एस हूँ। हेलो, मैं फैंग हूँ। मेरे कपड़े और पर्सनैलिटी देखकर फैंग समझ गया कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। उसने तुरंत अपना बिजनेस कार्ड निकाला और दोनों हाथों से मेरी ओर बढ़ा दिया। मैंने कार्ड लिया और देखा कि वह एक लॉयर था। मैं मुस्कुराया। सॉरी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई कार्ड नहीं है। फैंग ने तुरंत हाथ हिलाया। कोई बात नहीं। वह अच्छी तरह जानता था कि सच में अमीर और पावरफुल लोग अक्सर वर्किंग पीपल की तरह बिजनेस कार्ड्स लेकर नहीं घूमते। उधर श्याओ और युकिनो तांग आपस में बातें कर रही थी। फेंग मन ही मन सोच रहा था, अगर किसी ने स्टॉक मार्केट से बहुत पैसा कमा भी लिया हो तो भी वह कभी सबको नहीं बताएगा। ऐसा करने से सिर्फ बेवजह की परेशानियां ही बढ़ेंगी। उसकी नजर मेरे पहने हुए लग्जरी
लग्जरी ब्रांड्स पर गई। लगता है ये सिर्फ आराम की जिंदगी जीने वाला इंसान नहीं है। उसी समय जब श्याओ को पता चला कि युकिनो तांग के 3 बच्चे हैं तो उसकी आंखें हैरानी से पूरी तरह फैल गईं। क्या तुम्हारे बच्चे भी हैं और वो भी ट्रिपलेट्स? वह युकिनो तांग को ऐसे देख रही थी जैसे किसी देवी को देख रही हो। 3 बच्चे, ये तो कमाल है। मैं तो हमेशा अपनी फिगर खराब होने से डरती रहती हूँ, इसलिए अगर मेरी शादी भी हो जाए तब भी मैं बच्चे नहीं चाहूंगी। और फिर उनकी देखभाल करना भी कितना मुश्किल होता है। तुम तो बहुत थक जाती होगी। ये सुनकर युकिनो तांग हल्के से मुस्कुराई। असल में इतना भी मुश्किल नहीं है। ज्यादातर समय साटो और नानी बच्चों की देखभाल करते हैं। मुझे तो अभी भी अपना काम करना पड़ता है। श्याओ ने ईर्ष्या भरी सांस ली। मैं सच में तुमसे बहुत एनवियस हूँ। उसने अपना फोन देखा और बोली, ठीक है, अब चलने का समय हो गया है। बाकी सब लोग पहुंच चुके हैं, चलो करोके चलते हैं। इतना कहने के बाद श्याओ को अचानक कुछ याद आया। उसके चेहरे पर हल्की झिझक आ गई। ओह, वैसे युकिनो, मैं बताना भूल गई थी, जिरो भी वहां है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मुझे प्रॉब्लम क्यों होगी? युकिनो तांग ने मेरी ओर देखा। उस समय मैं फेंक से बात कर रहा था। फिर वह मुस्कुराकर बोली, वैसे भी कल मेरी और सातो की जिरो से मुलाकात हो चुकी है। उसे पहले से पता है कि मेरी शादी हो चुकी है। ये सुनकर श्याओ ने राहत की सांस ली। फिर उसने जोर से फेंक को आवाज लगाई, अरे मिस्टर, चलो भी। वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? फेंक ने मेरी ओर बेबस होकर कंधे उचकाए। ये हमेशा बाहर मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करती है। मैं मुस्कुराया। इसका मतलब है कि तुम दोनों काफी क्लोज हो? फांग ने आह भरते हुए कहा। ये बहुत चालाक है। मेरी माँ के सामने तो इतनी जेंटल बनकर रहती है, लेकिन जैसे ही हम अकेले होते हैं मुझे पैक म्यूल की तरह काम करवाती है। क्या कहा तुमने? शाओ तुरंत उसके पास आई और उसे घूरते हुए बोली, दूसरों के सामने मेरी बुराई कर रहे हो ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। फेंक ने तुरंत हार मान ली और खुशामद भरी मुस्कान दिखाने लगा। ये देखकर मैं और युकिनो तांग दोनों हंस पड़े। इन दोनों को देखकर साफ लग रहा था कि शादी के बाद ये भी एक टिपिकल हैंडपेक्ड कपल बनने वाले हैं। लेकिन मेरी और युकिनो की आपसी समझ इससे कहीं ज्यादा आरामदायक थी। उधर कराओके रूम में कुछ लड़के और लड़कियां गाना गा रहे थे। तभी एक लड़की का फोन बजा। उसने मैसेज देखा। वह श्याओ का मैसेज था। मैसेज पढ़ते ही उसने माइक्रोफोन उठाया और जोर से कहा, श्याओ और उसका बॉयफ्रेंड अभी आने वाले हैं और युकिनो तांग भी उनके साथ आ रही है। तेज म्यूजिक के बावजूद रूम में मौजूद हर किसी ने उसकी बात सुन ली। जो रूम कुछ पल पहले शोर से भरा हुआ था वह अचानक शांत हो गया। क्या हमारी क्लास गॉडेस भी आ रही है? मुझे याद है, हाई स्कूल के बाद वो विदेश पढ़ने चली गई थी। यकीन नहीं होता कि वो आज आएगी। हमारी क्लास के 10 में से 8 लड़के उस पर क्रश रखते थे। लगता है आज हमारी किस्मत अच्छी है। रूम में मौजूद लड़के आपस में बातें करने लगे। उसी समय युकिनो तांग का नाम सुनते ही जिरो, जो अभी तक काफी खुश था, अचानक चुप हो गया। उसके बगल में बैठे लड़के ने उसे कुहनी मारी और मजाक में कहा, जिरो, मुझे याद है तुम पहले युकिनो तांग के पीछे पागलों की तरह पड़े रहते थे। शायद अब भी तुम्हारे पास एक चांस हो। यह सुनकर जिरो और भी उदास हो गया। उसने अपना ग्लास उठाया, एक ही सांस में पूरा ड्रिंक खत्म किया और सिर हिलाते हुए बोला, कोई चांस नहीं है, उसकी शादी हो चुकी है। उसकी यह बात सुनते ही पूरा रूम सन्न रह गया। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। क्या हमारी गॉडेस की शादी हो गई? कब? हमें तो इसकी कोई खबर ही नहीं मिली। जिरो ने अपने लिए एक और ड्रिंक डाली। धीरे से बोला, कल सड़क पर मेरी मुलाकात युकिनो तांग और उसके हस्बैंड से हुई थी। उसकी सच में शादी हो चुकी है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लड़कों के चेहरे उतर गए। इतने साल बीत जाने के बाद भी जिस लड़की को वे दिल से चाहते थे, उसके किसी और की वाइफ बनने की खबर सुनना अब भी उन्हें चुभ रहा था। तभी किसी ने पूछा, उसका हस्बैंड क्या करता है? आखिर कैसा आदमी हमारी क्लास गॉडेस का दिल जीत पाया? जिरो ने ध्यान कहीं और लगाए हुए सिर हिला दिया। मुझे नहीं पता, जब वो यहाँ आएंगे तब खुद पूछ लेना। उसके बगल वाला लड़का नाराज होकर बोला, ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन सा देवता है जिसने हमारी क्लास गॉडेस से शादी कर ली। जिरो ने इसके बाद कुछ नहीं कहा। वह बस चुपचाप बैठा रहा, ड्रिंक पीता रहा और दूर कहीं खोई हुई नजरों से देखता रहा। उसके मन में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। कुछ ही देर बाद रूम का दरवाजा खुला। सबसे पहले शाओ और फैंग अंदर आए। उन्हें वहां मौजूद हर कोई जानता था। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, हम आ गए। शाओ ने मुस्कुराते हुए सबका अभिवादन किया। उम्मीद है हम लेट नहीं हुए? नहीं नहीं, तुम लोग बिल्कुल सही समय पर आए हो, सबने जवाब दिया। लेकिन उनकी नजरें दरवाजे पर ही टिकी रहीं। शाओ ने सबकी नजरें देख ली। वह दरवाजे पर खड़ी होकर मुस्कुराई और बोली, मुझे पता था, तुम लोगों की नजरें तो सिर्फ हमारी क्लास गॉडेस को ही ढूंढ रही है ना? चलो अब मैं तुम्हें हमारी क्लास गॉडेस से मिलवाती हूँ। टन टन टन। जैसे ही शाओ ने यह कहा, दरवाजा फिर से खुला। एक महिला सफेद टॉप और छोटी स्कर्ट पहने हुए बेहद शालीनता से अंदर आई। उसके लंबे काले और रेशमी बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। उसका चेहरा इतना खूबसूरत था मानो किसी सेलेस्टियल आर्टिस्ट ने उसे तराश कर बनाया हो। उसे देखते ही रूम में मौजूद सभी लड़कों की आंखें तांबे की घंटियों की तरह फैल गईं। उनके चेहरों पर सिर्फ हैरानी थी। लेकिन युकिनो तांग के ठीक पीछे एक और आदमी अंदर आया। वह लगभग 1.8 मीटर से भी ज्यादा लंबा था। उसका चेहरा इतना हैंडसम था कि रूम में मौजूद सभी महिलाएं उसे देखते ही उसकी ओर खींच गईं। हेलो एवरीवन, काफी समय हो गया। युकिनो तांग ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। उसने मुस्कुराकर सबका अभिवादन किया। ये मेरे हस्बैंड सातो हैं। मैं हल्का सा मुस्कुराया। अचानक आकर अगर हमने आपको डिस्टर्ब किया हो तो उसके लिए माफ कीजिए। जैसे ही मैंने वहां मौजूद लोगों की ओर देखा, जिस भी आदमी पर मेरी नजर पड़ी उसे अचानक एक अजीब सा डर महसूस हुआ। यहाँ तक कि हमारे साथ आया फेंक भी मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैरो क्लेंजिंग पिल खाने और मार्शल आर्ट्स मास्टर वाला बफ मिलने के बाद मेरे पूरे शरीर से अपने आप एक दबदबे
वाली ऑरा निकलती थी। जो लड़के पहले मुझे नीचा दिखाने की सोच रहे थे अब शौक की वजह से एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। ये देखकर जीरो को और भी बुरा महसूस हुआ। मेरे सामने उसे खुद अपनी तुलना एक क्लाउन जैसी लग रही थी। उसने अपने हाथ कसकर खींच लिए, एक ग्लास में ड्रिंक भरी और एक ही सांस में पी गया। सोचा भी नहीं था कि आखिर हमारी क्लास गॉडेस से शादी करने वाला इंसान तुम निकलोगे। उसी समय एक मोटा सा आदमी जो किसी बिजनेसमैन जैसा लग रहा था खुशी खुशी मेरे पास आया और मेरे लिए ड्रिंक डाल दी। अब जब हम सब यहाँ हैं तो सब दोस्त ही हैं, आइए एक ड्रिंक साथ में हो जाए। जैसे ही उस मोटे आदमी ने माहौल हल्का किया बाकी सभी लोग भी एक एक करके मेरे पास ड्रिंक लेकर आने लगे, महिलाएं भी। बस जिरो अकेला एक कोने में बैठा चुपचाप अपनी उदासी शराब के साथ पी रहा था। जिस लड़की से वह कभी प्यार करता था उसे अपने से 100 गुना बेहतर आदमी के साथ खड़ा देखकर उसे बहुत बड़ा झटका लगा था। आइए सब लोग ग्लास उठाइए, यूकिनो तांग और उनके हस्बैंड का वेलकम करते हैं। चीयर्स, माहौल बनाने वाली श्याओ ने जोर से कहा। सभी ने अपने ग्लास खाली कर दिए और रूम एक बार फिर हंसी और बातों से भर गया। मैंने भी अपना ग्लास नीचे रखा और यूकिनो तांग के हाई स्कूल क्लासमेट्स को ध्यान से देखने लगा। ज्यादातर लोग अच्छे स्वभाव के लग रहे थे, यहाँ तक कि जिन लड़कों को पता था कि मेरी शादी यूकिनो टैंग से हुई है वे भी मुझे ड्रिंक ऑफर करते समय पूरी ईमानदारी और अच्छे इरादे से ऐसा कर रहे थे। सिर्फ जिरो ही, जो शुरुआत से लगातार ड्रिंक किए जा रहा था, पूरी पार्टी में सबसे अलग और उदास दिखाई दे रहा था। आइए सब लोग एक और राउंड, किसी ने फिर से टोस्ट उठाया। जैसे ही यूकिनो तांग अपना ग्लास उठाने लगी मैंने उसे रोक लिया। तुम्हारी डिलीवरी को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, कम ड्रिंक करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, बियर की जगह जूस पी लो। यूकिनो तांग ने बिना कुछ कहे आज्ञाकारी तरीके से अपना ग्लास बदलकर जूस ले लिया और मुस्कुराते हुए अपने क्लासमेट्स के साथ टोस्ट किया। दूसरी तरफ जिरो यह सब देख रहा था। उसने देखा कि यूकिनो टैंग मेरी हर बात की दूसरी तरफ जिरो ये सब देख रहा था। उसने देखा कि यूकिनो टैंग मेरी हर बात कितनी आसानी से मान रही थी। फिर उसे याद आया कि जब वह उसके पीछे घूमता था तब यूकिनो टैंग उसके साथ हमेशा ठंडी और दूर दूर रहती थी। ये सोचकर उसके दिल में और भी तकलीफा हुई। शराब के असर में वह खड़ा हो गया और मेरी तरफ देखते हुए बोला, कम ऑन ब्रदर, एक ड्रिंक मेरे साथ भी हो जाए। जरूर। मैंने शालीनता से अपना ग्लास उठाया, उसके ग्लास से टकराया और एक ही घूंट में पूरा बियर खत्म कर दिया। एक ग्लास खत्म होते ही जिरो ने फिर से बियर भर ली। धीरे धीरे माहौल थोड़ा अजीब होने लगा। उसके बगल में बैठे आदमी ने बीच बचाव करने की कोशिश की। उसने अपना ग्लास उठाकर कहा, जिरो मेरे साथ पी लो, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिरो ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, उसकी नजरें सिर्फ मुंह पर टिकी थीं। कम ऑन, चलो जारी रखते हैं। मैं मुस्कुराया। मुझे बिल्कुल भी दबाव महसूस नहीं हो रहा था। मेरी मौजूदा फिजिकल कंडीशन के साथ शराब पीना मेरे लिए पानी पीने जैसा था। ऐसे 10 जिरो भी आ जाते तो भी मुझे कुछ नहीं होता। मैंने फिर से अपना ग्लास उठाया, उसके ग्लास से टकराया और बिना रुके पूरी बियर खत्म कर दी। इस तरह एक के बाद एक बियर की बॉटल्स खाली होती चली गई। देखते ही देखते 12 बॉटल्स खत्म हो गई। फिर 18वीं बॉटल तक पहुंचते पहुंचते जिर्रो सीधे जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पूरी तरह बेइज्जती हो चुकी थी और मैं इतनी बियर पीने के बाद भी न तो नशे में था, न ही मेरा चेहरा लाल हुआ था। मेरी आंखें अब भी बिल्कुल साफ थीं। अगर जिरो मुझे सबके सामने शर्मिंदा करना चाहता था तो उसने गलत इंसान चुन लिया था। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग मेरे लिए और भी रिस्पेक्ट महसूस करने लगे। शराब ज्यादा पी लेना एक बात थी, लेकिन इतना पीने के बाद भी पूरी तरह शांत रहना और जिसने चैलेंज किया उसे बेइज्जत करने का मौका होने के बावजूद ऐसा न करना, यह बिल्कुल अलग बात थी। कुछ देर बाद यूकिनो टैंग को डर हुआ कि मैंने बहुत ज्यादा बियर पी ली है, इसलिए वह मुझे लेकर पार्टी से जल्दी निकल गई। केटीवी से बाहर आने के बाद उसने चिंता से पूछा, हस्बैंड आपने उस आदमी के साथ ड्रिंकिंग कंपटीशन क्यों की? मैं मुस्कुराया। इतनी सी अल्कोहल मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उसने सबके सामने मुझे चैलेंज किया था। असल में वह तुम्हारी भी बेइज्जती कर रहा था। मैंने सिर्फ उसे एक लेसन सिखाया है। यह सुनकर यूकिनो टैंग बहुत भावुक हो गई। लेकिन हस्बैंड आपने इतनी बियर पी, क्या आप सच में ठीक हैं? मुझे डर लग रहा है कि कहीं आपको नशा ना हो जाए और फिर मुझे आपको उठाकर घर ले जाना पड़े। मैं हंस पड़ा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे हस्बैंड की कैपेसिटी इतनी है कि मैं अभी अपने लिमिट के 10% तक भी नहीं पहुंचा हूँ। यूकिनो टैंग ने शक भरी नजरों से मुझे काफी देर तक देखा, लेकिन उसे सच में मेरे अंदर नशे का एक भी लक्षण दिखाई नहीं दिया। उसने हैरानी से पूछा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप इतनी बियर पी सकते हैं। तो फिर उस दिन मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में आप इतने जल्दी ड्रंक कैसे हो गए थे? मैं एक पल के लिए चुप रह गया। मुझे वह बात याद ही नहीं रही थी। उस समय मैंने अभी मरो क्लेंजिंग पिल नहीं ली थी, इसलिए उस वक्त कुछ ग्लास बियर पीते ही मैं नशे में हो गया था। मैंने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं कहूं कि उस दिन मैं सिर्फ ड्रंक होने का नाटक कर रहा था। यूकिनो तांग ने आंखें झपकाई। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। ओ, तो उस दिन आप मेरे साथ ट्रिक कर रहे थे? उसे पता था कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वह शर्म से लाल हो गई। चलो अब घर चलते हैं, यूकिनो तांग ने धीरे से कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और हम दोनों साथ साथ घर की ओर चल पड़े। हल्की हल्की स्ट्रीट लाइट्स के नीचे हम दोनों की परछाइयां सड़क पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरे रूममेट ने कभी मजाक में कहा था, अगर तुम्हारी हिम्मत काफी हो तो एक खूबसूरत काउंसलर भी मैटरनिटी लीव पर जा सकती है। और
सच में वही खूबसूरत काउंसलर यूकिनो टैंग मेरे लिए ट्रिपलेट्स को जन्म दे चुकी थी। मैं कुछ पल झिझका, फिर बोला, वाइफ, मैं लीव ऑफ एब्सेंस लेना चाहता हूँ। मैं फुल टाइम स्टे एट होम डैड बनना चाहता हूँ। ज्यादातर स्टडी मटेरियल मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ, इसलिए ग्रेजुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यूकिनो टैंग की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, हस्बैंड, फिर भी बच्चों की देखभाल के लिए आंट वोंग को रहने देते हैं। तुम अपनी पढ़ाई को इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाई। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दोनों चीजें संभाल सकता हूँ। बाकी कोर्सेज भी मैं घर पर सेल्फ स्टडी करके पूरा कर लूंगा। यूकिनो टैंग ने सिर हिलाया। क्या तुम्हें लगता है कि ये हाई स्कूल है? यूनिवर्सिटी के कोर्सेज को अकेले सेल्फ स्टडी करना इतना आसान नहीं होता। वह खुद एक यूनिवर्सिटी टीचर थी, उसे अच्छी तरह पता था कि यह कितना मुश्किल है। मैंने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, सब ठीक रहेगा वाइफ। आखिरकार यूकिनो टैंग ने आह भरते हुए कहा, ठीक है हस्बैंड, अगर तुम सच में स्टे एट होम डैड बनना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे ग्रेड्स गिर गए तो तुम्हें आंट वोंग को वापस बुलाना होगा और फिर से यूनिवर्सिटी जाना होगा। मैंने मुस्कुराकर ओके का साइन बनाया, फिर कहा, वाइफ, अगर मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा तो हमें तुम्हारे लिए एक कार खरीदनी पड़ेगी, वरना मुझे हर दिन तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ने जाना होगा और तब घर पर बच्चों को देखने वाला कोई नहीं रहेगा। वैसे भी अगर तुम कार चलाकर वर्क पर जाओगी तो बहुत स्टाइलिश लगेगा। यूकिनो तांग ने तुरंत सिर हिला दिया। जरूरत नहीं है, मैं सबवे से चली जाऊंगी। एक और कार खरीदकर पैसे वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कार तो खरीदेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ हर रोज भीड़ भरी सबवे में सफर करे। आखिरकार यूकिनो तांग ने हार मान ली। आखिर उसका हस्बैंड उसकी इतनी केयर करता था। उसे डर था कि अगर वह बार बार मना करती रही तो शायद मैं दुखी हो जाऊं। उस दोपहर मैं अपनी वाइफ और बच्चों के साथ लैंड रोवर डिफेंडर चलाकर एक BMW डीलरशिप में। जैसे ही हम स्ट्रोलर को धक्का देते हुए शोरूम के अंदर गए, एक फॉर्मल सूट पहनी हुई फीमेल सेल्स पर्सन हमारे पास आई। गुड आफ्टरनून सर, मिस, BMW डीलरशिप में आपका स्वागत है। मैं आपकी किस तरह मदद कर सकती हूँ? दोनों को उनके बच्चों के साथ देखकर उसकी आंखों में ईर्ष्या की एक हल्की सी झलक उभर आई। इस परिवार का लुक सच में जानलेवा था, खासकर पिता का। वह इतना ज्यादा हैंडसम था कि किसी का भी ध्यान उसी पर टिक जाए। सिर्फ उनका चेहरा और फिगर ही अच्छा नहीं था, बल्कि उनके अंदर से निकलने वाली एलिगेंस और कंपोजर भी बेमिसाल थी। हेलो, मैं अपनी वाइफ के लिए एक कार खरीदना चाहता हूँ, मैंने सेल्स पर्सन से कहा। सर्टेनली सर। आपका एस्टिमेटेड बजट कितना है? हमारे पास कई मॉडल्स हैं। अगर मुझे आपका बजट पता चल जाए तो मैं आपके लिए सही कार चुनने में आसानी से मदद कर सकती हूँ। मैंने कुछ पल सोचा। प्राइस कोई इशू नहीं है। आपकी सबसे अच्छी कार कौन सी है? और हाँ, ये मेरी वाइफ के लिए है। ये कहते हुए मैंने यूकिनो टैंग की तरफ मुस्कुरा कर देखा। मेरी बात सुनते ही सेल्स पर्सन के दिल में ईर्ष्या और भी बढ़ गई। आखिर उसे ऐसा हैंडसम, अमीर और अपनी वाइफ पर इतना प्यार लुटाने वाला आदमी क्यों नहीं मिला? हालांकि उसके मन में थोड़ी कड़वाहट थी, फिर भी उसने पूरे उत्साह के साथ हमें एक लग्जरी सेडान के पास ले जाकर कहा, सर, ये BMW 760 लग्जरी एडिशन हमारा फिलहाल का सबसे बेहतरीन मॉडल है। इसकी कीमत 2.42 मिलियन युआन है। अगर आपको लगे कि यह थोड़ा ओवर बजट है तो उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैं यूकिनो की तरफ मुड़ा। वाइफ, तुम्हें यह कैसी लगी? यूकिनो की आंखें प्यार से भरी हुई थीं, लेकिन इतनी बड़ी कीमत देखकर वह थोड़ा हिचकिचाई। अच्छी है, लेकिन अगर अच्छी है तो यही ले लेते हैं। मैंने बिना एक पल गंवाए वहीं पर कार बुक कर दी और यूकिनो तांग को दोबारा सोचने का कोई मौका ही नहीं दिया। मेरी वाइफ सिर्फ सबसे अच्छी चीज की हकदार है। यह सुनकर सेल्स पर्सन वहीं की वहीं हैरान रह गई। 2 मिलियन युआन से भी ज्यादा की कार उन्होंने उसमें बैठकर भी नहीं देखा, टेस्ट ड्राइव भी नहीं की और सीधे खरीद ली। ये आखिर कितने अमीर लोग हैं? ये 2 मिलियन है, 200 नहीं। सेल्स पर्सन के होंठ हल्के हल्के कांपने लगे। ऑल राइट सर, मैं अभी आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट तैयार करके लाती हूँ। कुछ ही देर बाद वह कॉन्ट्रैक्ट लेकर वापस आई। उसके चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। आखिर यह बहुत बड़ी सेल थी, उसे इस पर बहुत अच्छा कमीशन मिलने वाला था। मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर एक नजर डाली, अपना नाम साइन किया और पूरी पेमेंट एक साथ कर दी। सारी पेपर वर्क पूरी होने के बाद 2 मिलियन युआन से भी ज्यादा कीमत वाली यह BMW अब आधिकारिक रूप से हमारी हो चुकी थी। सभी स्टाफ ने पूरे उत्साह के साथ हमें विदा किया और मैं BMW 760 को शोरूम से बाहर निकालकर उस पार्किंग स्पॉट तक ले गया जहां हमारी लैंड रोवर पहले से खड़ी थी। मैं ड्राइवर सीट से बाहर निकला और यूकिनो तांग से कहा, वाइफ, क्या तुम खुद कार चलाकर वापस आ सकती हो? यूकिनो तांग ने हल्का सा नखरा दिखाते हुए गर्व से कहा, मुझे इतना कम मत समझो। मैंने ड्राइविंग लाइसेंस तब ले लिया था जब तुम अभी अडल्ट भी नहीं हुए थे। मैं हंस पड़ा। हाँ, मैं तुम्हें कम नहीं समझ रहा। ऐसा करो, तुम ये BMW चलाओ और मेरे पीछे पीछे आना। बेबीज मेरी कार में रहेंगे। मैंने बहुत सावधानी से तीनों बेबीज को लैंड रोवर में बैठाया। फिर मैंने इंजन स्टार्ट किया और सबसे आगे चल पड़ा। पूरे रास्ते में बार बार रियर व्यू मिरर में देखता रहा और अपने पीछे चल रही यूकिनो टैंग पर नजर रखता रहा। जब मैंने देखा कि वह आराम से और बिना किसी परेशानी के कार चला रही है, तब जाकर मुझे राहत मिली। अगले दिन भी हमेशा की तरह मैंने यूकिनो तांग के लिए ब्रेकफास्ट बनाया और उसका लंच एक बेंटो बॉक्स में पैक कर दिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद यूकिनो तांग अपना मेकअप करने के लिए बेडरूम में चली गई। हालांकि उसका मेकअप बहुत हल्का था, लेकिन उसकी नेचुरल ब्यूटी इतनी शानदार थी कि बिना मेकअप के भी वह किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकती थी। पूरी तरह तैयार होकर यूकिनो तांग बाहर आई। घर से निकलने से पहले उसने तीनों बेबीज की तरफ देखा। उसके चेहरे पर उन्हें छोड़कर जाने की अनिच्छा साफ दिखाई दे रही थी। बेबीज इतने प्यारे हैं, उन्हें
देखकर मेरा वर्क पर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। मैं उस समय बेबीज को खाना खिला रहा था। मैं मुस्कुराया और कहा, अगर उनकी याद आए तो कभी भी मुझे वीडियो कॉल कर लेना। ऑल राइट हस्बैंड, यूकिनो तांग ने प्यार से कहा। फिर वह मेरे पास आई, मुझे एक गर्मजोशी भरा किस दिया और घर से निकल गई। कुछ देर बाद यूकिनो तांग अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट पहुंची और अपनी नई BMW में बैठ गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई सपना देख रही हो। आखिर यह 2 मिलियन युआन से भी ज्यादा कीमत वाली टॉप टियर लग्जरी कार थी। पहले उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वह इतनी महंगी कार चलाएगी। उसी पल उसके दिल में मुझे लेकर गहरी कृतज्ञता भर गई। उसे महसूस हुआ कि मेरी जिंदगी में आने से उसकी पूरी दुनिया बदल गई है। कुछ ही देर बाद यूकिनो तांग स्कूल पार्किंग लॉट पहुंच गई। कार पार्क करने के बाद उसने अपने ड्राइविंग फ्लैट्स उतारकर हील्स पहन ली और बाहर निकल आई। प्रोफेसर टैंग, जैसे ही वह कार से बाहर निकली, पीछे से किसी की हैरान आवाज सुनाई दी। यूकिनो तांग ने पीछे मुड़कर देखा। वह जियांग थी, जिसने अभी अभी अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर पार्क किया था और उसकी तरफ चली आ रही थी। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर जियांग, यूकिनो तांग ने मुस्कुराकर उसका अभिवादन किया। जियांग उसके पास आई और उसकी कार की तरफ देखते हुए बोली, क्या यह तुम्हारी नई कार है? यूकिनो तांग ने खुशी से सिर हिलाया। साटो ने फुल टाइम स्टे एट होम डैड बनने का फैसला किया है, इसलिए अब वह मुझे क्लास छोड़ने नहीं आ सकता, इसलिए उसने मेरे कम्यूट के लिए यह कार खरीद दी। जैंग कुछ पल तक BMW को देखती रही। तुम इसे कम्यूटर कार कह रही हो? आज सच में मुझे इंसानों की जिंदगी का फर्क समझ में आ गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें कितना प्यार करता है। काश मुझे भी ऐसा हस्बैंड मिल जाए जो बिना किसी वजह के मेरे लिए लग्जरी कार खरीद दे। वैसे प्रोफेसर टैंग, क्या तुम्हारे हस्बैंड का कोई भाई है? अगर हो तो मेरा परिचय करा देना, ब्रदर इन लॉ भी चलेगा। यूकिनो तांग ने कुछ पल सोचा और सिर हिलाया। एक कजन है, लेकिन वह अभी हाई स्कूल में पढ़ता है। ये सुनते ही जांग की आंखें चमक उठी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा उतर गया। हाई स्कूल? तो फिर उससे शादी करने के लिए मुझे तो बंदर के साल तक इंतजार करना पड़ेगा। जियांग के निराश चेहरे को देखकर यूकिनो तांग ने उसे दिलासा देते हुए कहा, हमारे स्कूल में इतने सारे बेहतरीन टीचर्स हैं, क्या तुमने कभी उनके बारे में नहीं सोचा? जियांग ने तुरंत सिर हिलाया। रहने दो, अब जब भी मैं किसी लड़के को देखती हूँ तो अनजाने में उसकी तुलना तुम्हारे हस्बैंड से करने लगती हूँ, और तुलना करने के बाद किसी में भी मेरी कोई दिलचस्पी नहीं बचती। प्रोफेसर टैंग, मेरे स्टैंडर्ड्स इतने ऊंचे करने की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अब इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हें ही लेनी होगी। यह सुनकर यूकिनो तांग हंस पड़ी। जिम्मेदारी? मैं कैसे जिम्मेदारी लूं? जियांग शरारती मुस्कान के साथ बोली। प्रोफेसर टैंग, उदाहरण के लिए मुझे अपनी छोटी वाइफ बना लो। दफा हो जाओ, यूकिनो ने उसे घूरते हुए कहा। बाकी चीजें मैं बांट सकती हूँ, लेकिन अपने हस्बैंड और अपने चिल्ड्रन को मैं किसी के साथ भी कभी साझा नहीं करूंगी। हे मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुमने तो सच में सीरियसली ले लिया। जैंग हंस पड़ी। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। प्रोफेसर टांग, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। क्या बात है? जांग को अचानक गंभीर देखकर यूकिनो तांग ने उत्सुकता से पूछा। यह तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के बारे में है। अब पूरे स्कूल को सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन पहले ही बता देती हूँ, प्रोफेसर युआन को यह बात मैंने नहीं बताई थी। ये कहते हुए जांग ने अपनी दाहिनी हथेली ऊपर उठा दी, मानो कसम खा रही हो। यूकिनो तांग हल्का सा भौहें सिकोड़कर सोचने लगी। उसे पता था कि यह बात हमेशा के लिए छिपी नहीं रह सकती, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी सबको पता चल जाएगा। क्या यह साटो के रूममेट्स ने बताया? लेकिन साटो ने तो पहले ही उसे बताया था कि उसके तीनों रूममेट्स ने यह राज किसी को न बताने का वादा किया था। तो फिर सिर्फ एक ही संभावना बची थी। बिलाबिली वाला वीडियो? जांग ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता सबसे पहले किसने तुम्हारा और तुम्हारे हस्बैंड का बिलाबिली पर डाला गया वीडियो देखा, लेकिन किसी ने उसे स्कूल फोरम पर फॉरवर्ड कर दिया। अब पूरे स्कूल को सब कुछ पता चल गया है। जांग ने चिंता भरी नजरों से यूकिनो तांग को देखा। आखिर यूकिनो तांग शंघाई जाओतोंग यूनिवर्सिटी में टीचर थी और साटो वहीं का स्टूडेंट। उन दोनों की पहचान ऐसी थी कि अगर बाहर के लोगों को उनके रिश्ते के बारे में पता चलता तो इसका असर जरूर यूकिनो तांग की रेपुटेशन पर पड़ता। जांग की बात सुनने के बाद यूकिनो तांग ने गहरी सांस ली, फिर शांत स्वर में बोली, अगर सबको पता चल गया है तो चलो जानने दो। वैसे भी सतो और मैं उस उम्र में हैं जहां शादी होना कोई असामान्य बात नहीं है। हाँ, हमारी परिस्थिति थोड़ी अलग है, लेकिन लोग जो चाहे कहें। यूकिनो तांग को इतनी मजबूती से सबका सामना करने के लिए तैयार देखकर जांग उसकी तरफ प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगी। प्रोफेसर टांग, कभी कभी मुझे सच में तुमसे बहुत ईर्ष्या होती है। ऑफिस पहुंचने के बाद यूकिनो ने देखा कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा जांग ने कहा था। जैसे ही वह अंदर गई, बाकी सभी टीचर्स उसे अजीब नजरों से देखने लगे। ऐसा लग रहा था कि जियांग और युआन के अलावा अब बाकी सभी टीचर्स को भी सच्चाई पता चल चुकी थी। उसी समय एक फीमेल टीचर उसके पास आई और धीरे से बोली, प्रोफेसर टंग, क्या यह सच है कि आपने हमारे स्कूल के एक स्टूडेंट से शादी की है? उस टीचर की झिझक देखकर यूकिनो तांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हाँ, क्या इसमें कोई समस्या है? उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि वह टीचर तुरंत सहम गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस जिज्ञासा में पूछ रही थी। तभी युएन आगे बढ़ी और यूकिनो तांग का पक्ष लेते हुए बोली, सिर्फ इसलिए कि प्रोफेसर टैंग के हस्बैंड एक स्टूडेंट हैं, उन्हें कम मत समझिए। वह यहाँ मौजूद ज्यादातर लोगों से कहीं ज्यादा काबिल हैं। उन्होंने अपनी कमाई से द बंड में 300 स्क्वायर मीटर अपार्टमेंट खरीदा है। ये सुनते ही सब दंग रह गए। द बंड में 300 स्क्वायर मीटर अपार्टमेंट? उस इलाके में तो उसकी कीमत कम से कम टेंस ऑफ मिलियंस होगी। जांग भी तुरंत बोली, बिल्कुल, और प्रोफेसर टैंग के हस्बैंड ने उनके कम्यूट के लिए एक कार भी खरीदी है। कोई खास नहीं, बस 2 मिलियन युआन की BMW। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी टीचर्स ने हैरानी से गहरी
सांस ली। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि युकिनो तांग का हस्बैंड इतना अमीर होगा। जो सिंगल मेल टीचर्स पहले ये सोच रहे थे कि आखिर कैसा स्टूडेंट उनकी गॉडेस टीचर का दिल जीत गया, वे भी अब चुप हो गए। तो क्या हुआ अगर वह एक स्टूडेंट था? वहां मौजूद ज्यादातर टीचर्स उसकी बराबरी भी नहीं कर सकते थे। अरे अरे अरे, तुम लोगों ने सुना, प्रोफेसर टैंग की शादी हो चुकी है और जिस लड़के से उन्होंने शादी की है वह हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट का जूनियर है। सच में? ये तो बहुत बड़ी खबर है। उफ उफ उफ, मेरी गॉडेस, आखिर उन्होंने मुझसे शादी क्यों नहीं की? ये बात एक 100% ट्रू है। वे सिर्फ शादीशुदा ही नहीं है, उनके चिल्ड्रन भी हैं, और वो भी ट्रिपलेट। स्कूल की छुट्टी होने के बाद युकिनो तांग ने अपना सामान समेटा और घर जाने के लिए निकल गई। अब जबकि पूरे स्कूल को उनके रिश्ते के बारे में पता चल चुका था, उसके दिल पर जो बोझ था वह भी जैसे उतर गया। अब वह पहले से कहीं ज्यादा हल्का महसूस कर रही थी। मेरे रूममेट ने मजाक करते हुए कहा, जब हिम्मत बड़ी हो तो खूबसूरत काउंसलर भी मैटरनिटी लीव पर जा सकती है। और सचमुच खूबसूरत काउंसलर युकिनो तांग ने मेरे लिए ट्रिपलेट को जन्म दिया था। मैं घर पर रहकर बेबीज की देखभाल कर रहा था, साथ ही स्टॉक्स का एनालिसिस भी कर रहा था। तभी मेज पर रखा मेरा फोन अचानक बज उठा। मैंने फोन उठाया और देखा कि कॉल हमारी क्लास मॉनिटर लियो की थी। लियो हमारी पूरी क्लास की सबसे मिलनसार लड़की थी। हालांकि वह कोई बेमिसाल खूबसूरती नहीं थी, लेकिन किसी भी क्लासमेट को अगर कभी कोई परेशानी होती तो वह हमेशा सबसे पहले उसकी मदद के लिए तैयार रहती थी। इसी वजह से पूरी क्लास उसे बहुत पसंद करती थी। उसकी लोकप्रियता भी काफी ज्यादा थी। मेरे फ्रेशमैन और सोफमोअर वाले सालों में भी उसने मेरी कई बार मदद की थी, इसीलिए मेरे मन में उसके लिए हमेशा एक अच्छी छवि थी। मैंने मुस्कुराते हुए कॉल उठा लिया। हे मॉनिटर, क्या बात है? दूसरी तरफ से लियो की छेड़ने वाली आवाज आई। अरे वाह, जिंदगी का असली विनर खुद मेरा कॉल उठा रहा है। अब तक पूरे स्कूल को मेरे और युकिनो तांग के बारे में पता चल चुका था। मैं हंसते हुए बोला, विनर ऑफ लाइफ? मैं तो पूरे दिन घर पर किड्स की देखभाल करता रहता हूँ। अच्छा मॉनिटर, अब मजाक छोड़ो, बताओ क्या काम है? लियो हंस पड़ी। हाँ, तुम्हारे पास वाइफ भी है, चिल्ड्रन भी है, इसे विनर ऑफ लाइफ नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? चलो अब सीधे मुद्दे पर आती हूँ। साटो, मैंने सुना है कि तुमने जीनू मैंशन में हाउस खरीदा है और एक कार भी ली है। हाँ सही सुना है, मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। क्या हुआ मॉनिटर, क्या तुम्हें पैसों की कोई परेशानी है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस ये जानना चाहती थी कि तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है या नहीं। मैं सोच रही थी कि अब तुम्हारी वाइफ और चिल्ड्रन है, इसलिए खर्चे भी काफी बढ़ गए होंगे। इसी वजह से मैं पहले तुम्हें बताना नहीं चाहती थी। असल में बात मेरी नहीं है, तुम जियांग को जानते हो है ना? उसके घर पर कुछ बहुत बुरा हो गया है। मैंने कुछ पल सोचा और तुरंत जियांग को याद कर लिया। वह उन स्टूडेंट्स में से थी जिन्होंने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के दम पर अपनी किस्मत बदल दी थी। मैंने उसके परिवार की हालत के बारे में पहले भी सुना था। वह एक बेहद गरीब इलाके से आती थी। हालांकि मुझे पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन इतना जरूर पता था कि वह बहुत ही सादा और किफायती जीवन जीती थी। उसके साथ क्या हुआ? मैंने पूछा। लियो ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उसके पिता, जो उनके परिवार के इकलौते कमाने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते समय घायल हो गए। लेकिन फोरमैन के पास कॉम्पेंसेशन देने के लिए पैसे नहीं है। वह कह रहा है कि डेवलपर ने अभी तक उन्हें भुगतान नहीं किया है, लेकिन इस समय उसके पिता की सर्जरी के लिए तुरंत पैसों की जरूरत है। मैं सोच रही थी कि हम सब, जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी है, मिलकर कुछ डोनेशन कर दें। मैं उसकी बात तुरंत समझ गया। मुझे जियांग याद आ गई। वह हमेशा कैफेटेरिया में सबसे सस्ता खाना खाती थी। कई बार तो सिर्फ स्टीम्ड बन्स और पिकल्ड वेजिटेबल्स खाकर ही दिन निकाल देती थी। वह बहुत दुबली पतली थी और साफ दिखाई देता था कि उसे पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा। डोनेशन है ना, मैं सीधे तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। मुझे लियो के चरित्र पर पूरा भरोसा था, इसलिए मुझे किसी तरह की चिंता नहीं थी। तुम मुझ पर इतना भरोसा करते हो, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं पैसे खुद रख लूंगी? फिर उसने कहा, ठीक है, मेरे डिकू अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। मैंने सिर हिलाया। नहीं मॉनिटर, उसका लिमिट इतना नहीं होगा। तुम अपना बैंक अकाउंट नंबर भेज दो। चिंता मत करो, अभी मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। व्हाट, डिकू से ही कर दो, वह ठीक रहेगा। रुको, लिमिट कम पड़ जाएगा। तुम आखिर कितना डोनेट करने वाले हो? मैं मुस्कुराया। तुम बस अपना बैंक अकाउंट भेज दो। कुछ देर सोचने के बाद लियो ने सिर हिलाया। ठीक है, जब मैं सबका डोनेशन इकट्ठा करके जियांग को दे दूंगी तब तुम्हें पूरी डोनेशन लिस्ट भेज दूंगी। वैसे स्कूल एनिवर्सरी भी आने वाली है, उसमें परफॉर्मेंस होने वाली है। क्या तुम किसी प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लोगे? मैं हंसते हुए बोला, बिग सिस्टर, मैं पूरे दिन बेबीज की देखभाल करता हूँ, मेरे पास परफॉर्मेंस की तैयारी करने का समय कहाँ है? और वैसे भी मैं करूंगा क्या? लियो हंसते हुए बोली, मेरे सामने मासूम मत बनो। मैंने तुम्हारे वीडियोस देखे हैं, तुम्हारी गुकवीन बजाने की स्किल कमाल की है। मैंने बिला बिली पर तुम्हारे वीडियोस देखे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लियो यह बात भी जानती होगी। मैं मुस्कुराया। ठीक है, मैं एक प्रोग्राम के लिए साइन अप कर देता हूँ, गुकवीन ही सही। कुछ ही देर बाद लियो ने अपना बैंक अकाउंट और पहले से हुए डोनेशंस की स्टैटिस्टिक्स टेबल मुझे भेज दी। मैंने उस पर एक नजर डाली। ज्यादातर लोगों ने कुछ हंड्रेड्स से लेकर कुछ थाउजेंड्स तक डोनेट किया था, जबकि कुछ अमीर स्टूडेंट्स ने टेंस ऑफ थाउजेंड्स दिए थे। मैंने बिना देर किए लियो के बैंक अकाउंट में एक बड़ी रकम ट्रांसफर कर दी। उधर शांघाई जाओतोंग यूनिवर्सिटी के गर्ल्स डॉर्मिटोरी में लियो अपने फोन को हाथ में पकड़े बैठी थी। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने नोटिफिकेशन खोला और अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रही हो? उसकी एक रूममेट ने पूछा। आमतौर पर लियो हमेशा शांत रहती थी, लेकिन इस समय वह फोन की स्क्रीन पर दिख रहे 5 लाख को बार बार गिन रही थी। उसने कई बार जीरोज गिने। हाँ, वह सचमुच 5 लाख ही था। लियो खुशी से भर उठी। सतो ने जियांग के लिए पूरे 5 लाख डोनेट किए थे। एक साधारण परिवार से आने वाले कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए यह रकम बेहद बढ़ने वाले कॉलेज
स्टूडेंट्स के लिए यह रकम बेहद बड़ी थी। ये सुनते ही डॉर्मेट्री की बाकी तीनों लड़कियां भी दौड़कर उसके पास आ गईं और नोटिफिकेशन देखने लगी। सच में वह तो इतना अमीर है। अब समझ में आया कि वह शंघाई में हाउस कैसे खरीद पाया। हमें तो कभी एहसास ही नहीं हुआ कि हमारी क्लास में इतना अमीर इंसान भी है। दूसरी लड़की ने सिर हिलाया। कैसा रिच सेकंड जनरेशन? मैंने सुना है कि साटो ने यह सारी दौलत खुद कमाई है। एक और लड़की ने आह भरते हुए कहा, मुझे सच में प्रोफेसर टैंग से बहुत ईर्ष्या होती है, लेकिन लियो को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। वह सिर्फ जांग के लिए खुश थी। बहुत अच्छा, अब उसके पिता की सर्जरी आराम से हो जाएगी और शायद इसके बाद उनके परिवार की जिंदगी भी पहले से बेहतर हो जाए। साटो सच में बहुत अच्छे इंसान है। उसने तुरंत डोनेशन लिस्ट अपडेट की। सब कुछ वेरीफाई करने के बाद उसने क्लास डिकू ग्रुप में पूरी टेबल भेज दी और साथ में लिखा, क्लासमेट, जांग की मदद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फंड रेजिंग अब पूरा हो चुका है। ये रही नई डोनेशन टेबल। मैं थोड़ी देर में सारी रकम जांग को ट्रांसफर कर दूंगी, कृपया इसे चेक कर लें। ये संदेश भेजते ही पूरा ग्रुप जैसे फट पड़ा। माय गॉड, मैं क्या देख रहा हूँ? साटो ने अकेले ही 5 लाख डोनेट कर दिए। तो साटो इतना अमीर है, उसने अपनी सादगी से हम सबको धोखा दे दिया। उसने प्रोफेसर टैंग से शादी की है, उनके ट्रिपलेट्स भी हैं। कोई हैरानी नहीं कि वह इतना शानदार इंसान है, अमीर भी है और दिल का भी बहुत बड़ा है। वह सच में इस दौलत का हकदार है। पास वाले डॉर्मेट्री में एक करीब सी दिखने वाली चश्मा पहने लड़की अपने पुराने फोन को हाथ में लिए बैठी थी। मैसेजेस पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। जंग, ये बहुत अच्छी खबर है, अब तुम्हारे पिता बच जाएंगे। उसकी रूममेट्स जिन्होंने ये खबर देख ली थी भी उसके चारों ओर इकट्ठा हो गई। जंग हमेशा बहुत सादगी से रहती थी, लेकिन वह बेहद दयालु और मेहनती लड़की थी। यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के बाद से उसने लगातार स्कॉलरशिप्स और सब्सिडीज हासिल की थी। साथ ही वह जितने भी पार्ट टाइम जॉब्स मिल सकते थे सब करती थी। इसी वजह से उसके सभी क्लासमेट्स उसका सम्मान करते थे। कोई भी उसकी गरीबी की वजह से उसे कभी कम नहीं समझता था। अपने तीनों दोस्तों के चेहरों पर अपने लिए सच्ची खुशी देखकर जियांग की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। छोंग ने अपना चश्मा उतारा और अपने आंसू पोंछे। थैंक यू ऑल। उस पल उसे सबके सपोर्ट की वार्मथ महसूस हुई। एक लड़की ने उसे टिश्यू देते हुए कहा, अपने आंसू पोंछ लो, ये खुशी का मौका है, हमें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। जिस इंसान को सच में थैंक्स मिलना चाहिए वो सातो है। जांग ने बार बार सिर हिलाया। मुझे उन्हें प्रॉपरली थैंक करना होगा। लेकिन जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले उसे एहसास हुआ कि उसे ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ और उसके पास मेरा नंबर भी नहीं था। बेबस होकर जेंग ने क्लास ग्रुप के जरिए मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी और बेचैनी से इंतजार करने लगी मेरी तरफ। मैंने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट देखी और अंदाजा लगा लिया कि वो क्या कहना चाहती है। जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, चैट विंडो में दिखा कि वो टाइपिंग कर रही है, लेकिन शायद उसे लगा कि टाइपिंग से उसकी सिंसेरिटी ठीक से एक्सप्रेस नहीं होगी, इसलिए उसने मुझे सीधे वॉइस कॉल कर दिया। हेलो साटो, मैं जांग हूँ। कॉल रिसीव करने के बाद मैंने अनजान बनने का नाटक किया। हे जांग, क्या हुआ? मैं बस तुम्हें थैंक यू कहना चाहती थी। तुम्हारी हेल्प के लिए थैंक यू। मैं ये एहसान जरूर चुकाऊंगी। थैंक यू सो मच। अब मेरे पिता के मेडिकल बिल्स पूरे हो गए हैं। जियांग एक बहुत रेजिलेंट लड़की थी। वो बिना वजह किसी की चैरिटी कभी एक्सेप्ट नहीं करती थी। मैं हंसते हुए बोला, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि तुम्हें पैसे वापस नहीं करने हैं। जरूर वापस करना, लेकिन अभी उसकी चिंता मत करो। पहले ये पैसे अपने पिता की सर्जरी पर खर्च करो। अगर कुछ बच जाए तो अपनी जिंदगी थोड़ी बेहतर बनाना, और अगर पैसे कम पड़ जाए तो मुझे बता देना। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। बाकी जब तुम ग्रेजुएट हो जाओ और तुम्हारी इनकम स्टेबल हो जाए तब आराम से मुझे वापस कर देना। जांग की आवाज इमोशन से भर गई। थैंक यू साटो, थैंक यू सो मच। क्या तुम्हारे पास टाइम है? मैं तुम्हें खाना खिलाना चाहती हूँ, ऐसा वाला जिसमें 2 बड़े चिकन लेग्स हो। मैं मुस्कुरा दिया। जरूरत नहीं है, मैंने जवाब देते हुए अपने एल्डेस्ट सन के साथ खेलना जारी रखा। मुझे पता है तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। तुम्हारा जेस्चर मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन अपने पैसे बचाकर रखो और पहले अपने पिता की सर्जरी करवाओ। ओके। जांग ने कॉल काट दिया। अपने डॉर्म में वापस आकर वो अपनी चेयर को खाली नजरों से देखने लगी। उसने डोनेशन लिस्ट डाउनलोड की और उसे बहुत केयरफुली सेव कर लिया। फिर उसने एक एक करके उन सभी लोगों से कांटेक्ट करना शुरू किया जिन्होंने डोनेशन दिया था। उसने मन ही मन कसम खाई कि जैसे ही उसका परिवार इस मुश्किल समय से बाहर निकल जाएगा वो हर एक क्लासमेट का पैसा एक एक करके वापस करेगी। उसकी तीनों रूममेट्स उसे हर नंबर सेव करते हुए देख रही थी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर हॉलवे में चली गई। ऑनेस्टली मैं जांग जैसा कभी नहीं कर सकती। उसे जानते हो ना, वो शायद आने वाले कई सालों तक सिर्फ पिकलस और बंस खाकर गुजारा करेगी, सिर्फ इसलिए ताकि हम सबका पैसा वापस कर सके। ऐसा करते हैं, आज से जब भी हम खाना खाने जाएंगे जेंग को भी साथ ले चलेंगे। हम कैफेटेरिया से उसके लिए खाना खरीद कर ले आएंगे। वो इतनी फ्रुगल है कि जो खाना पहले से खरीदा जा चुका हो उसे कभी वेस्ट नहीं करेगी। उन्होंने डॉर्म के अंदर बैठी जांग की तरफ फिर से देखा। वो लड़की जो दुबली पतली और थोड़ी सैलो दिखती थी, उसका दिल सच में सोने जैसा था। घर पर मैंने इस पूरी घटना को बस एक एपिसोड की तरह लिया। उस रात जब युकिनो टैंग वापस आई तो मैंने उसे इसके बारे में बताया। मेरे हस्बैंड कितने काइंड हैं। सोफे पर बैठी युकिनो टैंग अपने छोटे छोटे पैर समेटकर हंसते हुए मेरी गोद में लेट गई। मैंने उस लड़की के बारे में सुना है। स्टूडेंट काउंसिल में कोई उसके लिए फंड रेज करने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन लगता है अब उसकी जरूरत नहीं रही। मैंने अपनी खूबसूरत वाइफ की तरफ देखा, उसकी नाक हल्के से दबाई और झुककर उसे किस कर लिया। कुछ दिनों बाद होने वाली स्कूल लिटरेरी इवनिंग में मुझे
परफॉर्म करने के लिए चुना गया है। रियली? युकिनो तांग की आंखें चमक उठी। वो तुरंत उछलकर खड़ी हुई, लेकिन उसका माथा मेरे माथे से टकरा गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपना माथा सहलाते हुए मासूमियत से बोली, हस्बैंड, दर्द हो रहा है, इधर आओ, मैं मसाज कर देता हूँ। मैंने अपना हाथ उसके माथे पर रखा और धीरे धीरे उसे सहलाने लगा। वाइफ, अब कैसा लग रहा है? अभी भी दर्द हो रहा है? कुछ देर तक मेरा मसाज एंजॉय करने के बाद युकिनो टैंग खुशी से बोली, अब ज्यादा दर्द नहीं हो रहा। हस्बैंड, तुम्हारा होना कितना अच्छा है। मेरी रूममेट मजाक करती थी कि अगर तुम में हिम्मत हो तो इतनी ब्यूटीफुल काउंसलर को भी मैटरनिटी लीव पर भेज सकते हो। और सच में ब्यूटीफुल काउंसलर युकिनो टैंग ने मेरे लिए ट्रिपलेट्स को जन्म दिया। लिटरेरी इवनिंग वाले दिन युकिनो टैंग बेबीज को भी साथ लेकर स्कूल पहुंची। उन्हें देखते ही स्टूडेंट्स और टीचर्स की भीड़ लग गई। कुछ क्रेजी लड़कियां मेरा हैंडसम फेस देखकर मजाक में कहने लगी, काश हम सतो को सैग में डालकर अपने घर ले जा पाते। पैसेंजर सीट पर बैठी युकिनो तांग थोड़ी रेस्टलेस लग रही थी। हस्बैंड, मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा है। तुम नर्वस क्यों हो रही हो? मैंने बेबसी से कहा, परफॉर्म तो मुझे करना है, तुम्हें नहीं, बस हो रही हूँ। ठीक है? उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। असल में मुझे पता था कि वो नर्वस क्यों थी। हमारे रिलेशनशिप के पब्लिक होने के बाद ये पहली बार था जब हम दोनों हस्बैंड वाइफ बनकर स्कूल में सबके सामने साथ दिखाई देने वाले थे। ये तय था कि इससे काफी हलचल मचेगी। भले ही बहुत से लोग पहले से हमारे बारे में जानते थे, लेकिन स्टूडेंट्स और कॉलीग्स के सामने हस्बैंड वाइफ के रूप में साथ आना उसे ऐसा महसूस करा रहा था जैसे कोई स्टूडेंट अपनी सबसे बड़ी एग्जाम देने जा रहा हो। डोंट बी नर्वस, जो भी होगा मैं और हमारे बेबीज तुम्हारे साथ हैं। मैंने पीछे मुड़कर कार सीट्स में बैठे बेबीज की तरफ देखा। अब वो 3 महीने के हो चुके थे, इसलिए उन्हें अक्सर बाहर भी लाया जा सकता था। ओके चलो हस्बैंड। युकिनो तांग ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आईब्राउज ऊपर उठाई, चेहरा बिल्कुल सीरियस बना लिया, जैसे किसी युद्ध पर जा रही हो। फिर उसने पूरे डिटर्मिनेशन के साथ कार का डोर खोल दिया। उसी समय पार्किंग लॉट में जांग और युएन दिखाई दिए। हमें देखते ही दोनों दौड़ते हुए हमारे पास आ गए। प्रोफेसर जंग, प्रोफेसर युआन, माफ कीजिएगा आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन क्या आप लोग आज रात बेबीज का ध्यान रख सकते हैं? ऑफ कोर्स, मुझे ये तीनों बेबीज बहुत पसंद है। जेंग मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और युकिनो तांग की गोद से इल्डस्ट बेबी को अपनी बाहों में ले लिया। फिर चारों लोग बेबीज को लेकर ऑडिटोरियम की तरफ चल पड़े। रास्ते में जिन स्टूडेंट्स ने युकिनो टांग और मुझे साथ देखा वे सब वहीं रुक गए। कुछ स्टूडेंट्स तो सीधे हमारी तरफ दौड़कर आ गए। वाओ प्रोफेसर टैंग, क्या ये आपके बेबीज हैं? कितने क्यूट हैं। और आप ही साटो सीनियर है ना? हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आप सच में बहुत हैंडसम हैं। शुरुआत में युकिनो तांग थोड़ी शर्मा रही थी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ये लड़कियां कर क्या रही हैं? अभी तक तो ये बेबीज को देख रही थी, अब सबकी नजरें मेरे हस्बैंड पर क्यों टिक गई हैं? जब उसने उन लड़कियों की आंखों में अपने हस्बैंड के लिए जरूरत से ज्यादा एक्साइटमेंट देखी तो युकिनो तांग का चेहरा सख्त हो गया। उसकी अथॉरिटी वाली औरत तुरंत पूरे माहौल में फैल गई। तुम सब यहाँ भीड़ लगाकर क्या कर रही हो? परफॉर्मेंस देखने नहीं जाना है क्या? उसकी बात सुनते ही उसके आसपास खड़े स्टूडेंट्स एकदम चुप हो गए। फिर सब जल्दी जल्दी वहां से निकल गए। बेहतर था कि कोई उसे नाराज न करे। सबसे बड़े बेबी को गोद में लिए जांग ने मुस्कुराते हुए युकिनो तांग को छेड़ा। प्रोफेसर टैंग, आपको पता है अभी आप कैसी लग रही थी? कैसी? युकिनो तांग की आईब्राउ हल्की सी फड़क गई। उसे पहले से एहसास था कि जांग कुछ अच्छा नहीं कहने वाली। बिल्कुल उस मदर हेन की तरह जो अपने खाने की रक्षा कर रही हो। इतना कहते ही जांग जोर जोर से हंसने लगी। वो इतनी हंस रही थी कि अपनी जांग तक थपथपाने लगी। उसे तो ये सीन परफॉर्मेंस से भी ज्यादा एंटरटेनिंग लग रहा था। युकिनो तांग ने दांत भींच लिए। अगर दोनों की गोद में बेबीज न होते तो शायद वो सच में उसे एक थप्पड़ मार देती। भला कोई ऐसी भी कंपैरिजन करता है? मदर हेन प्रोटेक्टिंग हर फूड। थोड़ी देर बाद सब लोग ऑडिटोरियम पहुंच गए। टीचर्स होने की वजह से तीनों के लिए स्टाफ सेक्शन में स्पेशल सीट्स रिजर्व थी। मैं युकिनो टांग के ठीक बगल में जाकर बैठ गया। मुझे देखते ही लगभग पूरा स्टाफ हमारी तरफ देखने लगा, लेकिन मैं बिल्कुल आराम से बैठा रहा। मुझे किसी की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ युकिनो टांग का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि हर कोई उन्हें अजीब नजरों से देख रहा है। भले ही उसने पहले से खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लिया था, फिर भी उसके अंदर घबराहट बनी हुई थी। दूसरा बेबी थोड़ा डर गया था। वो बार बार अपना चेहरा युकिनो टैंग के सीने में छिपा रहा था, जबकि एल्डेस्ट बेबी और तीसरा बेबी दोनों स्टेज की लाइट्स को उत्साह से इधर उधर देखकर खुश हो रहे थे। तीसरा बेबी तो खुशी से अपने दोनों हाथ भी हिला रहा था। ओह, क्या हमारा तीसरा बेबी भी स्टेज पसंद करता है? क्या बड़ा होकर ये भी एक बिग स्टार बनेगा? मैंने उसके गोल मटोल गालों को हल्के से दबा दिया। उसी समय एक हैंडसम होस्ट और एक ब्यूटीफुल होस्टेस स्टेज पर आए और लिटरेरी इवनिंग ऑफिशियली शुरू हो गई। मैं शुरू से आखिर तक एक साथ बेबीज और युकिनो टैंग दोनों का ध्यान रखता रहा। जब मेरी परफॉर्मेंस की बारी आने वाली थी, मैंने बेबी को यूएन की गोद में दे दिया और बैक स्टेज की तरफ चल पड़ा। मुझे जाते देखकर युकिनो तांग भी बेबीज के साथ मेरे पीछे आ गई। जैंग और यूएन ने एक दूसरे की तरफ देखा और वे भी हमारे पीछे पीछे बैक स्टेज की तरफ चल दिए। बैक स्टेज पर बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी परफॉर्मेंसेस की तैयारी में व्यस्त थे। एक स्टाफ मेंबर जिसके हाथ में प्रोग्राम शीट थी जोर से बोली, फाइनेंस डिपार्टमेंट क्लास 2 सतो। क्या सतो यहाँ है? मैं यहाँ हूँ। मैं उसके पास गया और हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। प्रोग्राम शीट
शीट पकड़े हुई लड़की तुरंत ब्लश करने लगी। तो आप ही फेमस साटो हैं, अब आपकी परफॉर्मेंस की बारी आने वाली है, आप कैसा फील कर रहे हैं? इतना कहते हुए उसने मेरी तरफ देखा, फिर पीछे खड़ी यूकिनो टैंग और बेबीज की तरफ भी नजर डाली। रेडी? मेरी चीजें कहाँ हैं? परफॉर्मेंस शुरू होने वाली है, मुझे जानना है कि मेरा गुकवीन और बाकी प्रॉप्स कहाँ रखे हैं। वहां, लड़की ने कमरे के एक कोने की तरफ इशारा किया। मैं वहां गया और अपना गुकवीन और हानफू का एक सेट उठा लिया। फिर मैंने यूकिनो तांग से कुछ कहा और ड्रेसिंग रूम में चला गया। कुछ देर बाद जब मैं बदलकर बाहर निकला तो बैक स्टेज पर मौजूद सभी लोग कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। सो हैंडसम, एक लड़की ने अपना लाल पड़ा चेहरा दोनों हाथों से पकड़ लिया। उस पल ऐसा लग रहा था मानो किसी पेंटिंग या स्क्रोल से कोई जेड लाइक जेंटलमैन बाहर निकलकर सामने आ गया हो। हानफू पहने हुए मैं बिल्कुल किसी बेमिसाल नोबल जेंटलमैन जैसा दिख रहा था। मेरी आंखें, जिनमें मानो सितारों की चमक भरी हुई थी, धीरे धीरे पूरे कमरे पर घूमी और आखिर में जाकर यूकिनो तांग पर ठहर गई। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बस उस एक मुस्कान को देखकर यूकिनो तांग के पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। उसने धीरे से निगलते हुए कहा, हस्बैंड, ऐसा मत किया करो। तभी अचानक जांग ने लाल आंखों के साथ ईर्ष्या भरी आवाज में कहा, यूकिनो तांग, तुम्हारा हस्बैंड अगर इतना हैंडसम रहेगा तो फिर मैं फ्यूचर में बॉयफ्रेंड या हस्बैंड कैसे ढूंढूंगी? यूकिनो, चलो एक डील करते हैं। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारे हस्बैंड को तुमसे छीनूंगी नहीं। मैं बहुत अच्छी लड़की बनकर रहूंगी, प्रॉमिस। ये सुनते ही यूकिनो तांग तुरंत सतर्क हो गई। उसने पहले जियांग की तरफ देखा, फिर बैक स्टेज में मौजूद उन सभी लड़कियों की तरफ जो मुझे ऐसी नजरों से देख रही थी मानो अभी मुझे किसी सैक में डालकर उठा ले जाएंगी। उसने दांत भींच लिए। नहीं, मेरा हस्बैंड बहुत ज्यादा हैंडसम है और बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग भी। अब से मैं अपने हस्बैंड को छिपाकर ही रखूंगी ताकि बाहर की कोई भी रैंडम वुमन उसे मुझसे छीनने का मौका ही ना पाए। मैंने किसी और पर ध्यान नहीं दिया। मेरी नजर सिर्फ यूकिनो तांग और बेबीज पर थी। मैं लंबे और ग्रेसफुल कदमों से उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। तो बताओ, मैं कैसा लग रहा हूँ? यूकिनो तांग ने मुझे ध्यान से देखा, फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ लेकिन मिक्स्ड फीलिंग्स में कहा, मुझे पसंद भी है और नहीं भी। हस्बैंड, अगर तुम ऐसे दिखोगे तो बाहर की सारी विमेन तुम्हें मुझसे छीनने के लिए पागल हो जाएंगी। मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मेरी आंखों में और मेरे दिल में सिर्फ तुम और हमारे बेबीज हो। मेरी वाइफ से ज्यादा ब्यूटीफुल कोई दूसरी वुमन नहीं है। जब सबने मुझे यूकिनो टैंग के साथ इतनी ओपनली फ्लर्ट करते देखा तो बैक स्टेज में खड़ी लड़कियों के मन में जलन होने लगी। वहीं लड़कों ने भी सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अब तो गया काम। अब शाओ तोंग में गर्लफ्रेंड ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा। अब लड़कियां पार्टनर ढूंढते समय सातों को ही स्टैंडर्ड मानेंगी। लड़कियों की आंखों में साफ दिखाई दे रहे दिल वाले एक्सप्रेशंस देखकर यूकिनो तांग तुरंत एक कदम आगे बढ़ी और आकर बिल्कुल मेरे बगल में खड़ी हो गई। उसकी अथॉरिटी वाली ऑरा से घबराकर वो लड़की जल्दी से बोली, मैं सिर्फ ये बताने आई थी कि अब आपकी स्टेज पर जाने की बारी है।